हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर। और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ अनम गौहर। Hello. My name is Yunus Khan and I am an IT specialist. Yes, वाओ, I am IT specialist. जी हाँ, राइट। ये कब और कैसे हुआ? ये थोड़ी देर पहले हुआ, ये आधा घंटा पहले हुआ है. I'm You must be influenced with your today's topic. Yes, definitely. The reason is IT exports. पैसा है पाकिस्तान में पैसा. मैं आपको बताता हूँ 829.977 मिलियन डॉलर रुपीस का फर्स्ट 4 मंथ्स में फिस्कल ईयर के पैसा आया. जो लास्ट ईयर था वो था 467.690 मिलियन और जो ग्रोथ है फिस्कल ईयर की दैट इज मोर देन 39%. तालियां होनी चाहिए. Very good. पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है. लेकिन लगे भी लगेगा ऐसी जोर से लगेगा. 4 दिन बाद निशान जाएगा. द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक PBS ने ये रिपोर्ट दी है. देखिए ये बहुत खुशी की बात है कि देखिए पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़े. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी ही आपको दुनिया में बड़ा बनाएगी. अब वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाज में सुनना चाहते हैं ये क्या जो आपने अभी कहा. ओ मैं नौजवानों, पाकिस्तान अगर ऊपर देखना चाहते हो तो मेहनत करो. अच्छा, थैंक यू. देखिए इमरान खान साहब की आई सैल्यूट हिम कि दुनिया में अगर आप कहीं भी चले जाएं, आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल किए, बहुत सारे लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, आप वहां पे सेकंड ग्रेड भी नहीं, आप थर्ड क्लास सिटीजन में आते हैं. जो रिस्पेक्ट है, अनटिल अनलेस हमारा मुल्क, हमारे लोग अमीर नहीं होंगे, उनकी इज्जत भी नहीं बढ़ेगी. ये मसला है. ये तो चले एक मसला, एक और मसला है. अगर मैं आपको कहूं, ये तो हमने एक पॉजिटिव बात कर ली ना. जी हाँ. अगर मैं आपको नेगेटिव बात कर रहा हूं, अगर आप एक शेर है जो रो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे अडॉप्ट किया जाए, ठीक है. तो आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है उसको डिलीट करें. मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा. ऑलराइट. मैं लाहौर जू के एक लाइन की बात कर रहा हूं जो कह रहा है मुझे अडॉप्ट किया जाए 6 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से. मैं बताता हूं कैसे. लाहौर जू करना है और पैसे भी देने हैं. जी. Okay. देखिए मैं बताता हूं लाहौर जू ने अडॉप्शन ओपन कर दिया फॉर द एनिमल्स, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी थी. इसलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके हालात खराब हो गए, क्योंकि अभी टूरिस्ट भी नहीं आ रहे और जू भी बंद करना पड़ा था फॉर द विजिटर्स. द रीजन इज कि अब उन्होंने कर दिया कि हम एक्सपेंस नहीं कर सकते. 2.5 लाख रुपए डेली का खाने का उनका खर्चा है सारे एनिमल्स का मिला के. 2.5 लाख रुपए. तो वो जो एनिमल्स है, आप लोगों ने क्या इंसानों को पैसे नहीं मिल रहे अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए. नहीं बट देखिए दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. वो तो एक अलग डिबेट है कि सर्कस में होना चाहिए, जू में होना चाहिए, पर बात तो ये है ना यूनस, जब आप उनसे एंटरटेन होते थे, अब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो फिर हम लोगों को भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज़ वो जानदार चीजें सांस लेते हैं. नहीं उन्होंने लाहौर जू ने ओपन कर दिया फॉर अडॉप्शन. मैं आपको रेट बता देता हूँ. उन्होंने पूरी रेट लिस्ट निकाली है. लायन शेर जो है 6 लाख रुपए हर साल के. ये क्या है? अडॉप्शन फीस है. इसके अलावा मतलब एक खर्चा है. आप 1 साल के लिए खर्चा उठा लें, अडॉप्ट कर लें, और क्या होगा, शेर के पिंजरे के बाहर एक बोर्ड भी लगा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अनम ने लॉयन को ले लिया, अडॉप्ट कर लिया 1 साल के लिए. मुझे लग रहा है खाल तो अनम आज ही लेकर आ गई. नहीं तो शेर का जो केज है उसके बाहर बोर्ड पे लिखा होगा अनम चीती. दूसरा, आप नाम भी दे सकते हैं. ठीक है, आपने उसका नाम रख दें और उसके बाद उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं. लाइक अ किड. मैं आपको रेट बताता हूँ जी. जो शेर है उसकी जो है 6 लाख रुपए साल का. ठीक है. जो मंकी की फैमिलीज है, जो बंदरों की फैमिली है, पूरी फैमिली 1,35,000 रुपए में दस्तयाब है. हिरन 50,000 रुपए में दस्तयाब है. बर्ड्स 5,000, 1-2 बर्ड्स या ऐसे पूरी फैमिली या एक केज 5,000 रुपए में दस्तयाब है. और इसका रोल पता समझे क्या खर्चा क्या है? फूड और मेडिसिन, दैट्स इट. यार मैं डेफिनेटली जो है ना बर्ड्स का मुझे करना है, बिकॉज मुझे मेरे घर पे भी है और मुझे इतना पसंद है. मतलब एक होता है आपको एनिमल लवर, बहुत सारे लोग होते हैं आपको जानवर. यस, बहुत ज्यादा. मगर मुझे ऐसा लगता है कि इनको लेकर जाना, इनकी टेक केयर करना, इट्स डिफिकल्ट. घर नहीं लेके जाना, वहीं रहेंगे. ओके, आप शेरों को घर लेके जाना चाह रही हैं? ओके, बट आप कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शौकीन होते हैं घर में रखने के लिए भी. ऐसे मैंने बहुत सारे घर देखे हैं जो घर पे भी रखते हैं और उनको पालते भी हैं. उनकी हर चीज जो है वो बाहर से इंपोर्ट हो रही होती है. हर चीज जो है वो उनकी मेडिसिन हो गई या जो भी वो खाना पीना होता है, तो इट्स डिफिकल्ट. उनको कैरी करना, किसी को काट लेंगे, मतलब इनके देखिए मूड स्विंग्स होते रहते हैं. एग्जैक्टली. तो इनको थोड़ा कैरी करना, इनके एग्रेशन समझने में भी टाइम लगता है. हम जैसे नॉर्मल लोग जो है वो नहीं समझ सकते. लेकिन यूनस ने जो बात की विद रेट्स, अगर फॉर एग्जांपल
किसी जानदार चीज़ की जान बचानी है, मतलब ये एनिमल्स हैं, सांस लेते हैं, इनकी जान बचाने तक की नौबत आ गई है, क्योंकि इदारे के पास पैसा नहीं है, जू के इदारे के पास पैसा नहीं है इनको डेली फीड करवाने के लिए, फीड करने के लिए। तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, इन लोगों को बहुत, मतलब क्या होता है हमारे यहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शो ऑफ भी करना है कि मेरा नाम लग जाएगा, ये चीज़ें लग जाएगी। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी शो के, अगर आप लोगों के पास इतनी तौफीक है, पैसा है इतना, तो किसी की जान बचा सकते हैं, किसी को फीड करवा सकते हैं, तो आप अडॉप्ट करें। कर्जा लेने आया बच्चे। हाँ लेकिन नहीं, बट जोक्स अपार्ट, लेट मी टेल यू, इनका मेंटेनेंस वाकई बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि फिर एक टाइम पे, सही बात है, हम बहुत जाते थे बचपन में और हम बहुत एंटरटेन भी होते थे, बट नाउ मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए जिसके जरिए इनको थोड़ा बहुत जो है ना, इनका बेसिक फूड तो मिलता रहे। अच्छा, मैं यहाँ पर यूनस आपको बताऊँ एक चीज़ कि ये बात तो हकीकत है कि देखिए जो चिड़ियाघर है उनका जो हाल है, कराची के जो है उनका भी हमने रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो है वो रिपोर्ट्स भी बहुत सारी आ रही थी। बहरहाल अभी मैं रिसेंटली रिपोर्ट के बारे में बात करूँ, BBC की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने क्लियरली ये चीज़ कही थी कि अगर पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर अपने मुल्क में अगर चिड़ियाघर का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पा रहा या वहाँ के जो जानवर हैं वो अजियत में हैं, तो पाकिस्तान में तमाम चिड़ियाघर बंद कर देने चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये नहीं कर पा रहे तो एक ये भी थॉट है कि अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप बंद कर दें। I want to ask you this question। मेरे दिमाग में सवाल था आप लोगों से पूछने के लिए। सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि एक एनिमल, एक जानवर, उसकी जगह जू में है, सर्कस में है या जंगल में? ओके, जंगल में, जंगल में जी। मगर जंगल भी वहाँ होना चाहिए जहाँ पर इंसानी जो है वो कोई नुकसान ना हो, तो जंगल में ही है। अगर तो जैसे हर जगह नुकसान कर रहे हैं। अच्छा यूनुस, मुझे ऐसा लगता है कि जू में ही रहना चाहिए, क्योंकि बेसिक जो ज़रूरियात हैं वो वहीं पर ही पूरी हो सकती हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उनके लिए सही जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जैसे हम इंसानों को हमारे घरों से निकाल कर जंगल में नहीं रख सकते, हम जंगल में नहीं रह सकते, हमें वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। तो शेर की बात अगर मैं करूँ, शेर को कहा जाता है कि वो जंगल का बादशाह है, और शेरों को होता है वो अपना शिकार भी खुद करते हैं, और भागने का मतलब एक तरह से देखें आप उनको छोटे से केज में कैद कर देते हैं, कैसी जिंदगी देते हैं कि जो होना उन्होंने शायद नहीं किया, काइंड ऑफ जेल। तो वो जेल, मैं जू को जेल की उस पे ही देखूंगी कि हाँ, बचपन में जब मुझे समझ नहीं थी तो मैं उन जानवरों को देख के तालियां भी बजाती थी, इंटरटेन भी होती थी, बट अब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, जो कि खाना है वही नहीं पूरा किया जा रहा, तो जू छोड़ के जंगल में भेज रहे हो। जी। मुझे ऐसा लगता है यूनिस कि जानवरों की भी अपनी एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक आज़ादाना तरीके से उनको रहना चाहिए, वो जंगल हो या कोई और ऐसा हो, लेकिन उनको केज में कैद करके रखना, और उसके बाद उनकी भी अपनी एक लाइफ है। लेट मी टेल यू, इंसानों का भी जैसे लाइफस्टाइल है, सिर्फ जानवरों का भी होता है, और उसमें उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उनको मिलनी चाहिए। देन उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनकी फैमिली, वो सब चीज़ें वैसे नहीं हो पाती, तो वो आपने लिमिट कर दी और उनसे वो चीज़ ले रहे हैं जो आई गेस उनसे नहीं लेनी चाहिए। तो दिस इज काइंड ऑफ अ जुल्म। हकीकत बात है, देखिए मुझे भी अच्छा नहीं लगता पर्सनली कि आप किसी को जेल में बंद करें, आज़ाद छोड़ें। हर इंसान को, हर हैवान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, तो आज़ाद और आज के जानवर इंसानों से बेहतर है, बेशक। अच्छा, मुझे ब्रेक से बाद हाँ, मैं बस ब्रेक ले लूँ, मैं आपको बता दूँ, तो आप अपने घर जाके अपनी जो बर्ड्स हैं उसको आज़ाद करेंगे? मैंने पता नहीं कितने सारे किए हैं। अच्छा। मैं खरीदती हूँ और करती हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी से। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वेल कभी इस पर भी डिबेट करेंगे। मैं ब्रेक से पहले आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी बता दूं, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। एक शेर था, उसकी शादी हो रही थी जंगल में, ठीक है। उसने लोमड़ी को बुलाया, लोमड़ी जानी इधर आओ। लोमड़ी आया, बोले जी बादशाह साहब। बादशाह ने कहा, शेर बादशाह ने कहा कि मेरी शादी हो रही है, तो जितने भी एलिट जानवर हैं, जो 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 आपके बड़े हैं, हाथी है, ये है, जो एलिगेटर्स हैं, जो डेंजरस हैं, वो इनवाइट्स पे होंगे, वो सिर्फ वेडिंग अटेंड करेंगे, बाकी कोई छोटा जानवर अटेंड नहीं करेगा। बोला ठीक है। रेसिज्म। जी जी जी, बादशाह की तरफ से। बादशाह बैठा अपने दुल्हन के साथ, शेरनी के साथ बैठा हुआ है, और मुझे लगा नवाज शरीफ की नवासे की शादी। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बैठा हुआ, तो उसने देखा कि चूहा ना डांस कर रहा है, तो शेर को गुस्सा आया, उसने लोमड़ी बुलाया, लोमड़ी इधर आओ, ये चूहा कैसे आया? बोला सर मुझे पता नहीं चला, अंदर से घुस गया। शेर ने उठा, स्टेज से उतरा, नीचे गया, चूहे को गिरबान से पकड़ा, बोला तुझे शर्म नहीं आती कि तू एक शेर की शादी पे आया है? चूहा आगे से बोला, डोंट वरी, मैं भी शादी से पहले शेर ही था। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो आखिरी कुछ सालों में 2020 से लेके 2021 तक ये न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है कि क्या एलियंस ने
अर्थ पर, हमारे प्लैनेट पर कांटेक्ट किया है? और अगर किया भी है तो क्या ये चीज़ आपको सरप्राइजिंग लगती है? क्या आप इस पर यकीन करते हैं? और अगर नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब करना पड़ेगा, बिकॉज नासा इस पर यकीन करता हुआ दिखाई दे रहा है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सीरियसली। तो थोड़ी सी और वजाहत करती चलूँ मैं इस टॉपिक पे कि हुआ कुछ यूं है कि नासा ने कुछ फुटेजेस को ऑफिशियली रिलीज किया है, और वो फुटेजेस किस चीज़ के, उसमें यूएफओ दिखाई दिए गए नजर आ रहे हैं, मतलब कि अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जो कि सबको पता है जादू फिल्म में से वो जो गोल सा होता है, हम सबको तो पता है, लेकिन मैं देखने वालों को भी मैं आम अल्फाज में बता दूं ताकि जो मेरे देखने वाले उनको भी समझ में आ जाए। वो जो गोल सा होता है ना, उसको यूएफओ कहते हैं, उसमें से जब उतरते हैं एलियंस, तो दैट इज कॉल्ड अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट? यस। ओके, ये पहले जादुई थी। जी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 1950 से लेकर अब तक इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट फुटेजेस रिलीज किए गए हैं, जो कि काफी अलग जगहों पे अलग तरह के लोगों ने कैप्चर किए, लेकिन लेट मी टेल यू, पाकिस्तान में नहीं, ये सब बाहर के ममालिक में हुआ है। तो बट अब जो है हैरत अंगेज चीज़ ये है जिस पे हमें यकीन करना पड़ेगा, जो लोग बनाते रहते हैं वो तो चलें ठीक है, आप इस पे ट्रस्ट करें या ना करें, वो एविडेंस नहीं है, वो इतनी ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। बट नाउ व्हाट इज ऑथेंटिक वो ये है कि नासा के जो जेट्स हैं उन्होंने अपने रडार से कैप्चर किए अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, जिस पर हमें यकीन करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। Exactly. और अभी हाल ही में 2020 से लेकर 2021 तक जो रिसेंट जितने भी हादसा हुए इनके, कि इनको दिखाई दिया, इनको देखा गया आसमान में, या इस तरह की कोई भी चीज़ कैप्चर की गई है, स्पेशली ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए गए हैं वो कुछ कंट्रीज़ हैं, यूएस में, ब्राज़ील में, पैसिफिक ओशन में, इक्वेडर में और मेक्सिको में सबसे ज़्यादा इनको देखा गया है। तो अच्छा, ये सब जानने के बाद अब आप लोगों की क्या राय, आप लोगों को क्या लगता है कि ये मैं टॉपिक क्यों लाई हूँ, मकसद क्या है फिर इसके? मुझे एक चीज बताएं कि यू आर टॉकिंग अबाउट द पिक्चर्स दे हैव कैप्चर्ड, राइट? दे हैवंट कैप्चर्ड फुटेजेस, मतलब उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे थे, पिक्चर्स या इस तरह के वीडियोस। नासा हमेशा जो एरिया 51 या हम दूसरी चीजें कहते हैं वो छुपाता रहा इन चीजों को, लोग कहते हैं। तो व्हाई अभी, क्यों इन्होंने अभी ये स्टार्ट किया है शोकेस करना? पिछले 70 सालों से अगर ये चुप थे तो क्यों चुप थे, और अब क्यों? ये हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है, ये वाकई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। तो आज ये न्यूज़ लाने का मकसद ये था कि जो नासा है उसने हायर किए रिलीजियस एक्सपर्टाइज को डिफरेंट मज़ाहिब के, ताकि वो बता सकें कि उनके मज़हब में एलियंस के मुताबिक या एलियंस के रिलेटेड कोई अगर उनके मज़हब में लिखी हुई ये न्यूज़ तो वो क्या है, और ताकि वो उस पर थोड़ा सा अबूर हासिल कर सकें और उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले सकें, और आगे उनको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल किया जाएगा अगर वो अर्थ पर कॉन्टैक्ट करते हैं। तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए उन्होंने सारे डिफरेंट रिलीजन्स के एक्सपर्टाइज को हायर किया है। फिर कुछ मिला? अच्छा, एक्चुअली बात यह है कि अभी तो उन्होंने जस्ट हायर किया और ये एक ही दिन पहले की न्यूज़ है, तो अगर जैसे ही कुछ मिलता है तो फॉर श्योर मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। लेकिन बात ये कि उनको हायर करने का मकसद क्या था, कि स्टीफन हॉकिंग, अगर आप लोगों को पता हो तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान थे, और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपने इतना वक्त तो स्पेस में गुजारा है, तो क्या आपको वहाँ पे कोई एलियंस की मौजूदगी का सबूत मिला? तो उन्होंने कहा नहीं। लेकिन मैं आप सबको खबरदार करता चलूँ, अगर एलियंस आप लोगों से कांटेक्ट करें तो आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं और आप नहीं पहुँच सकते उन तक। लेकिन रिलीजियस एक्सपर्टाइज को हायर करने का जो बेसिक मकसद था वो यही था कि हमें जो है एलियन अवेयरनेस प्रोग्राम एक स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में देखेंगे तो बात बिल्कुल श्योर है कि ये आएंगे। तो अगर हमें पहले से पता होगा, हमारे पास सारे प्रिकॉशन, जैसे कोविड के कोई प्रिकॉशंस नहीं थे और लोग पैनिक कर गए थे, बट कोविड में और एलियंस में बहुत डिफरेंस है, बट स्टिल ये उनकी जो पहले की प्रिपरेशन है ये हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है अगर हमें पता हो। अच्छा, एनीवेज यूनिस, और आप सबके साथ शेयर करूँगी, जब मैं नासा की जितने भी एक्टिविटीज़ है, या जो नासा अगर आप देखा जाए कि स्पेस पे भेजता है, बहुत सारे लोग जो है उनकी अपनी अलग बातें हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं गया, ये लोग कुछ और ही कर रहे हैं, अंदर कोई मिसाइल या दुनिया को ख़त्म करने के लिए कुछ अलग ही बात है। देखिए, जितने मुँह उतनी बात है, लेकिन नासा इस चीज़ पे काम करता है। स्पेस पे लोग गए हैं, जो गए हैं उन्होंने बताया है, बट साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मेरा पर्सनली ये बिलीव है कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा, अशरफुल मखलूकात के अलावा भी मखलूक हैं। तो जो मखलूक हैं, तो आप उसको एलियन नाम दे रहे हैं अपनी ज़बान में, आप जितना उसको नाम जो ज़बान में नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। बट एनीवेज बहुत सारी फुटेजेस हैं। देखिए, अगर कोई मैं बात कर रही हूँ तो मुझे शायद सुनने वाला 1000 बंदा होगा, लेकिन अगर इमरान खान साहब बात करें तो उनको सुनने वाले लाखों बंदे होंगे, पूरी दुनिया सुनेगी। एग्जैक्टली, आपके भी लाखों होंगे। पूरी दुनिया सुनेगी। तो मतलब कहने का मकसद ये कि नासा की तरफ से अगर कहा जा रहा है, इतना शोर कहा जा रहा है, एक रिपोर्ट अगर इस तरह से कि बाकायदा रडार में जो है
कोई एक्टिविटी कैप्चर की गई है तो दैट्स मीन है। और ये बात है ही नहीं कि माना जाए या ना माना जाए, नासा क्या करेगा फर्दर, इसके ऊपर क्या करेगा वो मैं इम्पोर्टेंट आपको एलियन की रियल स्टोरी बता देता हूँ, आप अपना इनपुट हाँ, मैं आपको बताऊँ, आपने कहा पाकिस्तान में अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान में भी जो है वो एक स्पेसशिप देखी गई थी, बाकायदा तौर पर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, जो काफी ज्यादा मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में एग्जैक्टली हाइप भी क्रिएट हुई थी। अब ये नहीं पता वो रियल थी या अनरियल। एग्जैक्टली हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि हम उसकी तह तक नहीं जाते हैं। लेकिन यही है कि अगर ये है और अगर इतना अनकरीब, क्योंकि अब जो निशानात दिखने लगे कि अब बहुत ज्यादा मतलब दिखने लगे कि ये चीज़ है, इस तरह से हो सकती है, ये बहुत खतरनाक होने वाली है। एग्जैक्टली सना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे कि आपने वो स्पेस शिप के बारे में बताया, मुझे ऐसा लगता है कि वो फेक भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। तो वही बात है कि जैसे हम कोविड की बात करते हैं कि कोविड के जब आने वाला था तो हम लोग बिलीव ही नहीं करते थे, जब उसने अटैक किया तब सबने यकीन करना शुरू किया। और वाकई में जो नासा है वो अगर कुछ बात कह रहा है तो डेफिनेटली वो जो है वो प्रिपेयर कर रहा है आने वाले टाइम। दो चीजें, एक तो जैसे आपको कोरोना का नहीं पता था, ठीक है, आया ना, जैसे आपने कहा। दूसरा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ॉम्बीज़ भी आएंगे, ठीक है, एलियंस आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे हैं कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं या ऐसी मेडिसिन लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए गए कि उनकी बॉडी गल नहीं रही है, वो मर गए, गल नहीं रही है, ठीक है, दे आर इन द ग्रेव एंड उनकी बॉडी डिसॉल्व वो नहीं हो रही, खराब नहीं हो रही। एक ये, मैं आपको एक असल स्टोरी बता रहा हूँ एलियन की, इट्स अ रियल स्टोरी। एक फैमिली थी, ठीक है, वो ये जो नहीं नॉर्दर्न साइड पे जहाँ बर्फ नहीं होती लेकिन पहाड़ है, वहां पे वो हाइकिंग कर रहे थे, तो वहां पे एक शिप, छोटी सी शिप मिली वहां पे। उधर एक रोबोट टाइप का, एलियन टाइप का था, ठीक है, उन्होंने वो न्यू था, उसका हाथ वाथ निकला, तो उन्होंने हाथ उठाया उसका ऐसे हेल्प करने के लिए, कि जोड़ने के लिए, तो वो जुड़ गया। मतलब आप समझे, नैनो टेक्नोलॉजी से वो जुड़ गया, और वो जुड़ के वो बंदा जो सबसे छोटा बच्चा था, मेरे ख्याल से 6 या 7 साल का था, वो उसका वो ब्रदर बन गया। मतलब वो उसको बचा रहा है हर चीजों से, सिक्योरिटी से। फिल्म की कहानी लग रही है। नहीं, ये नेटफ्लिक्स की सीरीज है, लॉस्ट इन स्पेस। टर्मिनेटर वाले भी मुझे क्लिप्स आ रहे थे। लेकिन एक बात बता दूं, अगर किसी को एलियंस पे कुछ देखने का शौक है तो वी सीरीज जरूर देखिएगा। किस पे? एलियंस के बारे में बताया गया है, वो इंसान की उसमें हुलिये में आता है। किस प्लेटफॉर्म पे है? हाँ, YouTube पे मिल जाएगी आपको। अच्छा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर सपोज करें, ठीक है, अगर वो आ भी गए, अच्छा आप ज़ॉम्बीज़ की बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं अच्छी लगती, ज़ॉम्बीज़ की कर लेंगे। नहीं वो अच्छी नहीं लगती मुझे, और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है मुझे। प्लीज आप सब आ जाओ, लेकिन प्लीज आप मत आना, मैं बहुत इसी बात से ब्रेक ले आपको लेते कॉल हैं। करके थोड़ी आएंगे सना। ज़ॉम्बीज़ वाला ब्रेक ले लेते हैं, हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है। नहीं, ज़ॉम्बी फ्री ब्रेक। प्लीज मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एलियन के हवाले से, लेकिन आप ये सोचें कि आखिर हमारे पाकिस्तान में या हमारे कराची के अंदर कुछ ऐसे एलियंस तो नहीं है जिनकी वजह से स्ट्रीट क्राइम्स की जो वारदात है वो रुकी नहीं रही है। यानी कि मैं इसके लिए एक और लफ्ज़ है, लेकिन हम बोल नहीं सकते ऑन कैमरा। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी इसमें। नॉर्मली जो इंसान है वो एलियन बन चुके हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि एहसास जो है वो मर चुके हैं। नहीं, वो एलियन ही है क्योंकि वो नाम मालूम अफराद बन एग्जैक्टली, मतलब आते हैं, मोबाइल चोरी करते हैं, गाड़ी चोरी करते हैं, पता नहीं और कहाँ उनका चले ये जाते हैं। फादर उड़ जाता है। हाँ, और पता ही नहीं उस चलता UFO का कहाँ नाम है जाते हैं। 125। पता ही नहीं चलता। 125 से मैं आपको बताऊं कि कितनी 125 इस साल चोरी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, बट डोंट वरी, वो लाहौर पुलिस वाले काम कर रहे हैं, अभी लेकर चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे। पुलिस वाले लाहौर में कराची वालों, कराची में आ रहे हैं। कराची में भी आ जाओ, क्योंकि मैं आपको जो बताने लगी हूँ, सारे जितने अभी लड़के बैठे देख रहे होंगे ना, उनके वो अपना दिल, क्योंकि वो दर्द जब उन्होंने बाइक खोई होगी तो उनका वो सारा दर्द दोबारा से ताजा हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं जी, 2021 के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम की स्पेसिफिक जो बाइक्स चोरी हुई हैं, उसकी तादाद जो है वो 47,000 है। 47,000 सिर्फ और सिर्फ बाइक्स कराची से चोरी की गई है, और ये बहुत बड़ा मार्जिन है। और मैं आपको बताऊं कि ये पहले 2020 में भी ये हुई थी, लेकिन 2020 में एक हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव था साइन, वो ये था कि लॉकडाउन था तो लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि 2020 के मुकाबले में अब 2021 में जो है वो 34% ज्यादा बाइक्स चोरी हुई हैं। 34%, और ये बहुत बड़ी एक तादाद है लोगों की। इतनी सारी बाइक्स जो है जो फिगर है ये आईटी के साथ भी मिल रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट्स वो बढ़ रहे हैं या चोरी, ये 44 कुछ है गेम, पता नहीं क्या हो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं चल रहा। और अब मैं आपको बताती हूँ जी, ये तो आपकी बाइक्स की बात थी कि
काफी भाइयों के जो है वो बाइक्स चोरी हुई होंगी। अब आ जाते हैं जरा दूसरी चीज पर, गाड़ियों वाले भाइयों की तरफ आ जाती हूँ कि किस किस की बहनों की गाड़ियाँ और जो है वो भाइयों की गाड़ियाँ गई है। तो मैं लड़कियों आपको की भी बताऊं, बाइक्स हैं, ऐसी बात थोड़ी है, लड़कियां भी चला रही हैं बाइक। हाँ लेकिन ज्यादा तो लड़के, डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन कराची में लड़कियों से ज्यादा लड़के ज्यादा चलाते हैं ना, जी, जी। वरना यूं लाल पीली शलवारें यूं देख रही होती हैं। बहरहाल वापस आते बैक टू द पॉइंट। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि गाड़ियां जो है वो 1900 गाड़ियां चोरी हुई है कराची के अंदर से एक साल के अंदर। मतलब ये बहुत बड़ी तादाद है, लोग कितनी मेहनत से गाड़ियां लेते हैं और उसके बाद 1900 जो है वो टोटल गाड़ियां चोरी हुई है। और इसका अगर करें कि 2020 में कितनी हुई थी, 2020 में जो है वो कम थी, लेकिन इस साल 2021 में तमाम चीजें बढ़ गई हैं। तो इसमें जो है वो 19% का इजाफा हुआ है गाड़ियों की चोरी में, कि पहले जो था थोड़ा कम था, अब 19% ज्यादा गाड़ियां चोरी हो रही हैं। बात है ना, 2020 में जो है वो लॉकडाउन था, तो ये क्राइम होना तो नामुमकिन सी बात है। और 2021 में जो है वो नॉर्मल कारोबार भी खुल गए थे और काम भी स्टार्ट हो गया था, तो ये क्राइम होना तो बनता ही था। सारे सोए हुए यूं उठ कर आ गए, लाओ मोबाइल दो, मोबाइल निकाल। तो मैं आपको बताऊं कि मोबाइल जो है वो कितने सारे चोरी हुए हैं। अनम गौर से सुनिएगा, कितने सारे मोबाइल जो है वो चोरी हुए हैं। उसमें से बहुत सारे तो अनम के। 23,000 मोबाइल फोन कराची से चोरी किए गए हैं। 23,000 मोबाइल फोन किए गए हैं। उनमें एक मेरा भी फोन शामिल है। सुन रहे हैं आप? मगर सना, ये वही बात है ना कि आई मीन ये कोई चोरी कर भी लेगा तो उसको यूज तो नहीं कर सकता। वेलकम टू पाकिस्तान। वेलकम टू द न्यू पाकिस्तान एंड यू आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। यहाँ कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली, कुछ भी हो सकता है। यहाँ बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चलेगा, आपका मोबाइल भी कब यूं बिल्कुल गायब हो जाएगा यहाँ से। सिर्फ दिल चुराएं, फोन ना चुराएं, मेरी दरख्वास्त है आवाम से। हाँ, दिल भी चुराए तो संभाल कर रखे। फोन जो है वो, अर्शिया आपका फोन क्या है? मुझे पता है जहाँ पर गया है वापस आ भी जाएगा, खुद ही आ जाएगा वापस। एनीवेज सना, अगर अच्छा, ये आपने हाथ की सफाई लगती है मुझे चोरी करना। चोरी करना नहीं, कभी कभी हाथ की सफाई बहुत महंगी पड़ जाती है, क्योंकि गन भी आती है और गन सामने होती है तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता। फिर दिमाग भी साफ हो जाता है। ऐसे तो लाइटर मोड पे क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीजों से दुखी होंगे क्योंकि जिनकी चीजें चोरी हुई होंगी। बट अगर आप पूछना चाहती हैं हम सबसे अपना एक्सपीरियंस, तो सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। मोबाइल चोरी हुआ है? मेरा फोन भी चोरी हुआ। मैं एटीएम में थी और उन्होंने कहा कि ना मुझे इतने पैसे निकाल दें। तो मैं एकदम से उनकी शक्ल देखने लगी कि फोन लेकर जा रहे ना, उन्होंने गोल्ड की चेन देख कर कुछ बोला और पैसे बोला, बट वो जो गन थी तो उस टाइम मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बोलूं, मैं उनको कन्विंस करूं। हाँ, पैसे मांगे। मैं एटीएम मशीन में गई थी और रात के टाइम, और ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ था और मुझे अभी भी उस ड्राइवर पे शक है, लेकिन वही वाली बात है कि किसी पे तोहमत नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मुझे बता देते कुछ, मैंने लॉक नहीं किया कि मुझे लगा मैं जल्दी से जाऊंगी, जल्दी से आऊंगी। तो एटीएम मशीन पे उन्होंने कहा कि बाजी, पहले तो मुझे हुआ अच्छा ठीक है, तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं भाई रुकिए मैं अभी यूज कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ करती है ना, हम भी अंदर ही। तो जब मैंने देखा ओके समथिंग इज वेरी फिशी, तो जैसे ही वो अंदर आए तो ही से लाइक के बाजी इतने पैसे निकाल दें। तो मैं उनकी शक्ल देख रही थी और उस टाइम मैं सिर्फ जज कर रही थी कि कायनात उनकी हालत कैसी थी, मैं नॉर्मल थे या मतलब नहीं, कोई मास्क कुछ नहीं लगाया था अर्शिया। सूखे सूखे से दो लड़के थे और गन थी। और कराची में वही है, मतलब हवा चले ना तो उड़ के चले जाए हुए। लेकिन यूनिस उनके फेस पे बहुत ज्यादा गुस्सा था। पता मतलब मालूम ऐसा होता था कि दिखने में तो वेल फैमिली से ही लग रहे थे, लेकिन ऐसा था कि शायद नौकरी ना मिल। मैं एक अपनी तरफ से देखिए, उस टाइम मेरा दिमाग बहुत सारी चीजें सोच रहा था, इमेजिनेशन नहीं। फोन भी लेकर गए एटीएम पे, उन्होंने कहा कितने पैसे, कैश भी लेकर गए, फोन भी लेकर गए। और जैसे ही फोन लेकर गए तो मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ सिम दे दें, क्योंकि मेरे लिए सिम बहुत जरूरी है, मेरे सारे नंबर ही हैं। तो उन्होंने ना जाते हुए सिम न्यू फेंकी और वो चले गए। अच्छा जी, अनम आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो ना ही पूछे, मेरी बहुत ओके नहीं पूछते, सना बताएं आपके साथ क्या हुआ? है मेरी, लेकिन फिर भी बता दूं। लेकिन मसला ये था कि जितने भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कोई भी चोर जो चोरी चकारी करते हैं हट्टे कट्टे नहीं देखे। तो उनकी जान से बिल्कुल नहीं होती और उन्हें गट्स बहुत होते हैं भाई। हम वेरी जिगरा होता है बड़ा आप लोगों में। और फिर अगर आप लोग ये तो हम गुर्बत की वजह से चोरी चकारी डाके बदले, तो सॉरी दिस इज नॉट जस्टिफाइड। इसकी मतलब कुछ और कर लें, कोई शर्म थोड़ी कमाने में, कहीं जाके मजदूरी कर लें, बट करें कुछ ना कुछ तो करें। और मेरा एक फोन, मतलब मैं बार्गेन कर रही थी बेसिकली व्हीकल में बैठे हुए आगे ड्राइवर से, तो वो मुझसे बहुत नाजायज पैसे डिमांड कर रहे थे, विच इज नॉट फेयर। क्योंकि हर इंसान, बात ये नहीं कि आपके पास ज्यादा है या कम है और आप ये लोग होलिये से जज कर दें कि ये तो इंडस्ट्री से तो ये तो बहुत कमाती होंगी। नहीं, हम गरीब हैं। नहीं है,
I can relate. एग्जैक्टली हम बहुत मेहनत से कमाते हैं और दूसरी बात ये कि पैसे दरख्त पे नहीं उगते हैं, पैसे सबके इक्वल होते हैं, भले कोई बैंक में या कोई वो उठा रहे हैं अपनी रेती की बजरी उठा रहे हैं, हम यहाँ पे एसी में बैठ के काम कर रहे हैं। फिर हुआ ये कि मैं बहुत अग्रेसिव हो गई थी क्योंकि वो मुझसे नाजायज पैसे जितने बनते नहीं थे उससे ज्यादा मांग रहे थे। तो उस बार्गेनिंग में इन द एंड क्योंकि बहुत ज्यादा बहस पे उतर आए थे और इतनी वो फिर आपको पता है आसपास लोग जमा होने लगते हैं, फिर वो मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा था। मैंने उनको पैसे दिए और 2 फोन रखती हूँ मैं, तो एक फोन तो मेरे पास था, दूसरा फोन मेरा, मैं उनको जो बहस की और पैसे दिए उतर गई, वो वहीं पड़ा रह गया। और वो माशाल्लाह से वो साहब इतने कोई समझदार थे, बड़े ज़ईफ लेकिन पूरे दिनों के थे, उन्होंने मेरा नंबर बंद कर दिया और उसके बाद उस पे कॉल नहीं लगी। वो कभी क्राइम नहीं, तो आपकी अपनी मिस्टेक है। क्राइम का आपके साथ कभी हुआ है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। अच्छा, उसके बाद मेरा एक और फोन भी रहा था लेकिन उन साहब ने नंबर बंद नहीं किया, वो देख के गए थे और उन्होंने नंबर बंद कर दिया। तो ये भी एक काइंड ऑफ स्नैचिंग ही है। जी मैं भी आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि मेरे भतीजे की बर्थडे थी, तो हमने सोचा क्यों गाड़ी निकालनी है बाहर, तो बाइक पे चले जाते, तफरी करते हुए दोनों जो है वो जाते हैं। हालांकि मैं बाइक पे बैठती नहीं हूँ, मुझे डर लगता है, तो बैठ गई उसके पीछे ना। और जैसे हम लोग चल रहे थे तो बातें करते हुए वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था, वो मुझे मारेगा पकड़ के, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहा था और बातें कर रहा था। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ना गाड़ी, मैं हमेशा बाइक पे अगर बैठती भी तो मैं कहती स्लो चलाओ गाड़ी ना, स्लो गाड़ी चल रही है। एक लड़का जो है वो बाइक पे आता है, मेरे ख्याल में 2 लड़के थे बाइक पे। जैसे आए तो ना उन्होंने कहा कि अपना बैग दे दे। मैंने कहा ज़रा गाड़ी रोकना, अपने भतीजों का, मैंने ज़रा गाड़ी रोकना, गाड़ी उतारी। मैंने कहा तुम्हारे बाप ने दिया है, तुम्हारी माँ ने दिया है? मैंने तो जूता उतारा और मैंने तो उसकी ना पिटाई करना शुरू कर दी। कह रहा बाजी माफ कर दे, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा। मैंने कहा वाकई में मत करना, मेहनत करो। ये सीरियसली बिलीव मी, ये मैंने ऐसा किया। गन नहीं थे उनके पास, खुशिया के लिए तालियां। ठीक है, वेरी गुड ऑफ यू, बट प्लीज आप ये ना कीजिएगा। लेकिन यूनुस एक अगर सवाल उनके है, पास गन होती, देखें गन थी यूनुस, गन थी। नहीं ये मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी होशियारी नहीं आई नो ठीक है। इस तरह भाग गए थे क्योंकि मेरी बहन ने भी सेम ऐसा ही किया था। देखिए बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ कि देखिए आप बहुत पैसे कमा लेंगे, 10,000 बैग आ जाएंगे, 50,000। थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि ऐसी बात नहीं है कि मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मेरा भतीजा भी छोटा था, मतलब इतना बड़ा नहीं था। तो मैंने बहुत स्लाइडली नीचे उतरी और मैंने जब उनके चेहरे देखे और मैंने अल्लाह ताला का नाम लिया और मैंने कहा आपके बाप ने दिया है, माँ ने दिया है। वो बच्चा बहुत ना घबरा गया, मतलब वो इतनी एज के भी नहीं थे, 23, 24, 25 की एज के दोनों लड़के थे और उनके हाथ में स्पेसिफिकली गन भी थी। मैंने कहा अगर ज्यादा कुछ करेगा तो डेफिनेटली फिर देना पड़ेगा, बट मैंने थोड़ा सा पहले अपना इनपुट दिया, पत्ता खेला चल गया। तो वो चल गया। अच्छा यूनुस आपके साथ मैं बस ये बता दूं कि आप बहुत अच्छी आपने स्टोरी बताई, लेकिन मेरे साथ अगर कभी हुआ था तो मैंने दे दिया। मैं नहीं बहस की कि भाई मैं खुद 400 करोड़ का मालिक हूँ, ये और मेरे को पैसा फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ सीन तो बहुत हुए। मैं आपको अपने दोस्त पप्पू की कहानी बताऊंगा। अच्छा। मेरा दोस्त पप्पू था, वो घर पे अकेला था, वो सो रहा था, वो 2nd फ्लोर पे रहता था। उसकी फैमिली गई हुई थी, तो उसने मुझे बताया कि उसके घर में 2 चोर आ गए। अच्छा, घर में आ गए 2 चोर आ गए और मैंने बोला तू जाग रहा था? बोलता मैं जाग रहा था लेकिन मैंने सोने की एक्टिंग की। मैंने बोला अच्छा बता क्या हुआ? अब उसकी मैं बता रहा हूँ कि उसके लफ्ज क्या थे। बोलता मैं तो सो रहा था यूनुस, पता है क्या हुआ? 2 लड़के ना मेरी खिड़की से आए। अब मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैंने देख लिया कोई आया है। अब मैंने बोला ये तो मेरे फोन भी चोरी कर लेंगे क्योंकि पूरी गली में मशहूर है मेरा फोन। मैंने बोला अच्छा फिर क्या हुआ? बोले वो आए मेरे पास, उन्होंने ना देखा, मैं आंखें बंद की हुई, मेरा कंबल हटाया, मेरा फोन देखा। मैंने बोला कौन सा फोन था तेरा? बोलता वो स्नेक वाला बटन वाला फोन। अच्छा ओके। मैंने बोला फिर क्या हुआ? उसने कहा कि फिर उन्होंने ना मोबाइल वापस रखा, ठीक है, मेरे पे कंबल दिया, मेरे पे यहाँ पे किस किया, पंखा 4 से जो है ना 3 पे कर दिया और वहां से वापस चले गए और एक नोट भी लिख दिया। नोट, मैंने बोला नोट में क्या लिखा था? बेटा जब आईफोन ले लो ना तो हमसे राब्ता करना। ये तो थोड़ी हमने फनी इसमें जो है वो अपना इनपुट दिया, लेकिन ये बड़ा एक संजीदा मामला है क्योंकि अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत सारी चीज़ों की जो है वो तादाद बढ़ी है, यानी कि जो क्राइम की तादाद है वो बहुत बढ़ गई है। अभी रिसेंटली अगर मैं बात बताऊँ आपको तो 55,000 से ऊपर जो है वो सिर्फ वारदातें की गई हैं, यानी कि उसमें सामने वाले को ज़ख्मी भी किया गया है, गोलियाँ भी चलाई गई हैं और छीनने की जो कोशिश है उसमें वो बहुत ज़्यादा की गई है। सो काइंडली जब भी आप बाहर जाए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और
हो सके तो आप जब अकेले हैं किसी रोड से गुजर रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड उस वक्त तेज रखें और रुके मत, चाहे आपको कोई बुलाए और कुछ सना, आई एम सॉरी टू कट यू, बट बीइंग अ होस्ट ये मैसेज देना चाहूंगी कि कभी भी खुद से तुरम खान मत बनिएगा। क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता कि आपकी बात से डर जाए या छोड़ के चला जाए। बहुत सारे लोग पेशेवर जो है वो प्रॉपर जराइम करने का हौसला रखते हैं, तो आपकी जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे स्ट्रीट क्राइम्स पे। आज 31 की ईव है एंड 12 बजे लगते ही न्यू ईयर हो जाएगा, तो मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर कह रहा हूँ एडवांस में। बट हम सब की तरफ से भी कह दें। नहीं, अपना अपना। अच्छा। कराची पुलिस ने कहा है कि अगर किसी ने फायरिंग की, एरियल फायरिंग की, तो उस पे जो केस होगा वो अटेम्प्ट टू मर्डर का होगा। तो खुदा के लिए एरियल फायरिंग जो है मत कीजिए। हवाई फायरिंग, मुंह के फायर अच्छे लगते हैं कराची वाले, हवा फायरिंग पे अच्छे नहीं लगते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही कहा आपने यूनुस। लेकिन जहाँ बात हो रही है साल के इख्तिताम की, तो वहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि ऐसी रिपोर्ट आई है, जैसे कि सना ने भी पिछले एपिसोड्स में बताया था कि एक रिपोर्ट है, उस हिसाब से हमने क्राइम पे बात की, तमाम ये भी सालाना रिपोर्ट, एग्जैक्टली सालाना रिपोर्ट, जैसे कि अभी भी। तो दुनिया भर की एक इदारा है, मैं कहूँगी कि जो दुनिया भर के जो मोस्ट करप्टेड पॉलिटिशियन के ऊपर जिन्होंने रिपोर्ट जारी की है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहेंगे OCCRP, इसका मैं आपको स्ट्रेंथ भी बता देती हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक इदारा है, अक़वामी इदारा इसे कहते हैं, जिस पर तमाम लोग जो जर्नलिस्ट लोग थे उन्होंने रिसर्च किया है पूरे साल, मतलब, और साल पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने तमाम दुनिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके नाम एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 1166 जो है लोग पॉलिटिशियन, जो करप्ट पॉलिटिशियन, मुझे तो लगता है कि पॉलिटिशियन ये सारे ही करप्ट होते हैं, इमरान खान साहब को छोड़ के। एनीवेज बट नहीं, ये जोक ऑफ द मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ थोड़ा सा लाइटर मूड पे बात कर रही हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट पढ़ते हुए मुझे बहुत गुस्सा आया, और कहीं मेरा गुस्सा यहाँ पे स्क्रीन पे नजर ना आ जाए तो मैं अपने आप को खुद काम कर रही हूँ, क्योंकि इस रिपोर्ट पे जो है मोस्ट करप्टेड पॉलिटिशियन जो सेकंड नंबर पर है, मैं आज उन्हें टारगेट करूंगी। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये मैं झूठ कह रही हूँ। हाँ, मेरी उनके साथ पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि जो भी मेरे मुल्क को, रियासत पाकिस्तान को गालियाँ देगा और रियासत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा, तो मेरी उसके साथ एक पर्सनल दुश्मनी है। मैं इस टाइम बात करूंगी अशरफ गनी की। अशरफ गनी साहब कहना चाहिए, कह लेते हैं। अशरफ गनी साहब जो हैं, उनके बारे में इस रिपोर्ट के अंदर कि इन्हें दूसरा नंबर दिया गया है, इन्हें ये खिताब दिया गया है मोस्ट करप्टेड पॉलिटिशियन का, और फर्स्ट पे जो आए हैं वो यूरोपियन मुल्क के जो बेलारूस है, उनके प्रेसिडेंट आए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और उन्हें जो है फर्स्ट पे किया है कि वो इस दुनिया के सबसे करप्टेड इंसान और करप्टेड पॉलिटिशियन है। उन्होंने अपनी आवाम के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन जो सेकेंड पर है, जैसे मैंने कहा कि मैं टारगेट करूँगी अशरफ गनी साहब को, इन्होंने क्या किया ये सब जानते हैं कि किस तरह से अपनी अवाम को छोड़ के, गुर्बत के हाल में, मौत के खौफ में छोड़ के ये भाग गए थे, पैसा लेकर, तमाम पैसे लेकर, और इनके साथ जितने भी लोग थे उन्होंने कितना पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया, कितनी दहशतगर्दी की इन लोगों ने। क्योंकि अशरफ गनी जो है ना बहुत चहीते थे, जैसा इंसान होता है उसका दोस्त वैसा ही होता है। अशरफ गनी जो मोस्ट फेवरेट थे नवाज शरीफ साहब के थे, ठीक है, मोस्ट फेवरेट इंसान अशरफ गनी, और नवाज शरीफ की दोस्ती, बल्कि नवाज शरीफ कहते थे कि मेरी फेवरेट पर्सनालिटी में जो है अशरफ गनी आते हैं। वो कहते हैं कि खरबूजे को देख के रंग बदलता है, ऐसे करप्ट बंदा देख के करप्ट। एग्जैक्टली, तो वो कहते थे कि ये मेरे मोस्ट फेवरेट है। उनके मोस्ट फेवरेट मोदी साहब भी थे, उनके मोस्ट फेवरेट अशरफ गनी साहब भी थे। तो खैर एनीवेज वो बात नहीं करना मुझे, लेकिन अशरफ गनी इस दुनिया के मोस्ट करप्टेड पॉलिटिशियन में नंबर 2 पर आए हैं। एग्जैक्टली और रिपोर्ट के हिसाब से ही कहा गया था कि हम लोग ये रिपोर्ट लिखते हुए हमने इनको बहुत सर्च किया, तमाम जर्नलिस्ट की इनके बारे में राय थी। तो अफगानिस्तान के जो मोस्ट करप्टेड प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, इनके 2 चहीते थे। उन 2 चहीतों के बारे में भी मैं बात करूंगी, क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस लिस्ट में उनका भी नाम है। एनीवेज 2 चहीते और जिन्होंने पाकिस्तान को जो है खुल्ला गालियाँ दी, रियासत पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहा, बहुत सारे पाकिस्तानियों की कहते हैं ना दिल आज़ारी की। तो उनमें सबसे पहले जो नाम है वो है हमदुल्ला मुहिब, और जो सेकंड है वो है अमरुल्ला स्वाले। अमरुल्ला स्वाले ने तो यहाँ तक भी कहा कि पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, पाकिस्तानी एक बुज़दिल कौम है।
तो आप मुझे बताएं, पाकिस्तानी तो एक बुज़दिल कौम है, आप कहाँ पे जो है जंग लड़ रहे हैं इस टाइम? नहीं ना, जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि तनकीद करना बहुत आसान है और जवाब देना बहुत मुश्किल है। बट आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? आई वुड लाइक टू से कि देखें, अशरफ गनी साहब भाग गए, यूएई में बैठे हैं, जी बिल्कुल। देखें इन्होंने मोटिवेशन देनी लोगों को, देखें हिम्मत नहीं हारनी, आपने घबराना नहीं है। जी जी, आपने अशरफ आपने घबराना नहीं है। रीजन ये है, देखें अशरफ साहब आप कोई बात नहीं, सेकंड नंबर पे है, इंशाल्लाह इस साल और मेहनत कीजिएगा अगले साल, और फिर आपने नंबर 1 पे आना है। देखें ये ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी स्ट्रांग इन योर अप्रोच। ये मजाक की बात होगी, अब मैं आपको सीरियस बात बता देता हूँ कि देखें अगर तो ये जो प्रूफ्स है, ही इज अ करप्ट मैन, एवरीबॉडी नोज दैट, ये प्रूवन है। जैसे हम कहते हैं कि नवाज शरीफ इज अ प्रूवन गिल्टी है व्हाट ही हैज डन टू दिस कंट्री, ये ठीक है। मुझे जो इनका वो है ना, जो ये जर्नलिस्ट लोगों ने किया, प्रूफ्स है, आई डोंट नो, मैंने पढ़ा नहीं इस बारे में, अभी तक रिपोर्ट इसकी देखी नहीं है, बट अगर ये प्रूफ्स है तो अच्छी बात है। अगर प्रूफ नहीं है तो नो वन कैन एक्यूज एनीवन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठ के बोलूं कि हम 5 लोगों ने, हम 5 जर्नलिस्ट हैं, हमने डिसाइड कर लिया अशरफ गनी करप्ट है। मुझे ऑथेंटिसिटी बताएं, आपकी अपना कैलिबर क्या है, आपका अपना क्राइटेरिया क्या है, अनम कितनी करप्ट है मुझे बताएं, कितने एसेट्स इन्होंने शो किया हुआ है। करप्शन जो है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब ये इंसान दुनिया में आया, थोड़ा सा उसने दुनिया देखी तो करप्शन हुई, ठीक है, आगे भी होती रहेगी, और हर बंदा करप्ट है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने करप्शन नहीं ली। कहीं ना कहीं देखें, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे की करप्शन करूं, मुझे कोई काम निकलवाना है अनम से तो मैं इनके लिए केक लेके गया हूं, तो ये भी एक तरह से करप्शन है अगर आप उसको उस एंगल से देखें। जनरली बात करें ना यूनुस, लेकिन ये लीडर्स की रिपोर्ट है। आई अंडरस्टैंड, आई रिस्पेक्ट दैट कि उन लोगों, वो करप्ट है, बंदा है करप्ट, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ से करप्ट है, हम लोग कह सकते हैं, बट मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने ये बताया है, जिन्होंने लिस्ट बनाई है, उनका अपना क्राइटेरिया क्या है, वो कितने वो है, उनकी क्लैरिटी कितनी है। जी इफ यू अलाउ मी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं आपको बताऊं कि देखें साल के आखिर में तमाम तर इदारे जो होते हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट्स देते हैं, ठीक है। जो रिपोर्ट्स वो देते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आप लिखते हैं और दे दी मैंने अगर किसी के खिलाफ, जैसे न्यूज में आप देखें ना, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक कॉलम आता है, वो पढ़ेंगे तो वो जर्नल राय होती है जो सहाफी खुद सोच रहा होता है, उसमें कोई दस्तावेजात नहीं होते। लेकिन एक पैनल जब बनता है किसी जगह पर तो वो बाकायदा उनके पास कुछ दस्तावेजात होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक रिसर्च बेस जो है वो बनता है, और वो किसी भी कंट्री से ताल्लुक नहीं रखते। यानी कि अगर मैं पाकिस्तान से हूं तो वो जो है वो किसी और कंट्री से, ये किसी और कंट्री से, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम एक पैनल बनाकर पूरी दुनिया के हवाले से जो है वो सर्च करेंगे। जैसे अभी जो स्ट्रीट क्राइम्स की बात हो रही थी, इसी तरह ये स्ट्रीट क्राइम्स मैंने जो बात की वो सिर्फ कराची की बात की, अब ये लाहौर की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, दुनिया की अलग है। इसके लिए जो है जैसे पनामा पेपर्स आपको पता है, अब उसमें जो आए वो भी सहाफियों ने ही दिए हैं, जो वो शाया किए हैं, अब वो किसी कंट्री ने नहीं दिए, क्योंकि इसमें जो नाम आए थे वो पूरे जगह के नाम आए। इसी तरह पनामा के बाद एक और रिपोर्ट है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, उसमें भी पूरी दुनिया के जो सहाफी और जो इदारे के लोग होते हैं वो इस चीज को डिसाइड करते हैं, तो उनके पास बहुत पक्के दस्तावेजात होते हैं, किसी का जाती मफाद नहीं है इस रिपोर्ट में। जर्नलिस्ट की बात कर रही है ना, आई एम जस्ट आस्किंग कि उनका खुद का कैलिबर क्या है। फॉर एग्जांपल हर जर्नलिस्ट, मैं हर जर्नलिस्ट की बात करता हूं, मेजॉरिटी आप कहते हैं करप्टेड है। अगर आप इंडिया को उठा ले, 1-2 चैनल है जो प्रो मोदी हैं, वो मोदी छीकेगा बिना, क्या छीके हैं, वाह वाह, जैसे अक्सर यहाँ पे भी। फॉर एग्जांपल मैं अगर डायरेक्टर से बनानी है तो मैं बोलूंगा डायरेक्टर आप कितनी अच्छी सांस लेते हैं। एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, करप्शन का लेवल के, अच्छा मैं क्योंकि मैं आप मेरी इस रिपोर्ट के मुताले की बात कर रहे हैं, मैं भी जब पढ़ कर आई तो मैं रिसर्च कर रही हूँ, मैं आपको दोबारा वो बात कर रही हूँ। इस तरह तो ये भी अपना फायदा ढूंढेंगी, ये भी अपना फायदा ढूंढेंगी, आप भी अपना फायदे के लिए यहाँ पे बैठे हैं, हम सब इस तरह तो कहीं ना कहीं अपना जाती मफाद ढूंढना भी, इंसान कुछ ऐसी चीजें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जो दूसरे के मफाद के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ, क्योंकि कल मैंने 1000 नाम देखे और पढ़े हों, और उन लोगों के बारे में मैं श्योरली कह सकती हूँ, टाइम नहीं होता हमारे पास इतना कि मैं पूरे 1000 नाम बताऊं, तो ये मोस्टली जो मैं कह रही हूँ कि किसी एक बंदे या किसी एक कंट्री से रिलेटेड नहीं है, ये तमाम मुल्कों की जर्नलिज्म, तमाम मुल्कों की जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है। बिकॉज जो तहकीकाती रिपोर्टर्स होते हैं स्पेसिफिक, उनके पास ये राइट होता है कि वो किसी भी इंसान के ऊपर, क्योंकि वो डिग्री लेकर आए हैं एक चीज की, उनके पास ये राइट है कि वो आपकी पूरी जिंदगी के हवाले से कुछ भी तहकीक कर सकते हैं। और अगर मेरे पास प्रूफ है तो मैं आपकी पूरी तहकीक मीडिया में भी दिखा सकती हूं। मुझे लगता है मेरे पास ये कानूनी राइट है। हम ब्रेक से आने के बाद इस पर थोड़ी सी मजीद वजाहत करेंगे कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन आप हमारे साथ रहिए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक अशरफ गनी अहमद जई, जिन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी एज एन अफगान पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट बोला जा सकता है इनको। 2014 से लेकर 2021 तक ये सेकंड एंड लास्ट प्रेसिडेंट रहे अफगानिस्तान के, ठीक है। लेकिन मैं आपको लेट मी टेल यू द ट्रूथ, वो कहते हैं कि टेल मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। तो जैसे कि आपने मेंशन किया इनकी और नवाज शरीफ साहब की दोस्ती थी, यहाँ से आपका पता चलता है कि आपकी गैदरिंग, आपकी आदतें, आपकी सोबतें किस तरह की हैं और आप किस रंग में ढल रहे हैं वो भी पता चलता है। बट मैं ये बताऊं कि इतनी लंबी रिपोर्ट जा रही है, उसमें कितनी लंबी तादाद है, उसमें से 1000 मतलब एक बात कर रही हूँ 1167 में से दूसरे नंबर पर आपका नाम आया है, तो बेबुनियाद तो नहीं आया होगा। धुआं जो है आग के बगैर तो उठता नहीं है, कुछ तो आपने किया ही है। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि आपकी इंतजामिया इतनी कोई हलकट थी कि आपके होते हुए तालिबान ने आके इन्वेड कर लिया, आप कुछ ना कर सके, आप देखते रह गए। तो आप मतलब मेरी नजर में तो आप वैसे खैर करप्ट है और गलत को गलत कहने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती। हमारे भी मुल्क में बहुत सारे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, अब आप बहुत समझदार है, लेकिन जो सही है इमरान खान साहब उनको हम सही बोलते हैं। हम हमारा काम है आपको हकीकत दिखाना, हम जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते। That's all my lord, please इनको इंसाफ दीजिए। वाकई में वही बात है कि जैसे कि वैसे आलम आपने बहुत अच्छा कहा, पहले तो मुझे क्लैप करनी है इस बात पर। जी उर्शी, अब आप बताएं। वाकई में तजारत के मामले और एजुकेशन, हॉस्पिटल के, ये सारे मसले जो थे उनके दौर में रहे हैं और ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये करप्शन जो है ये शुरू से ही चलती हुई आ रही है। कायदे आजम साहब के जब जमाने में जब आप लोगों ने देखा होगा कि पॉजिटिविटी कितनी थी और वो फील होती थी, तो आज भी दौर में, आज के दौर की बात की जाए तो वो हम इमरान खान साहब से जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं और वो इंशाल्लाह करेंगे भी। थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि मुझे लगता है 5 साल अभी है, I mean, अभी टाइम चल रहा है, उनका 2 साल अगली हुकूमत भी नहीं होगी इंशाल्लाह हयात इमरान खान रहे। देखें यूनुस, वही बात है कि ये पॉजिटिव चीजें उन्होंने की भी हैं, बट वही बात है कि लोग दिखाते नहीं हैं, नेगेटिव चीजें जो है वो ज्यादा दिखाते हैं। तो प्लीज ये करप्शन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए टाइम भी लगेगा और इनके जो वो क्या कहती हैं सना लितर वाला सीन भी होगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम का ये जो वक्त होता है वो सबसे ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो इस वाले वक्त में हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप भी जो है वो हमें वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। सामने दिए गए नंबर पर आपने एसएमएस करना है, वॉइस नोट भेजना है, जो आपका दिल करे वो आप भेज दें। लेकिन जो है वो अब चलते हैं अपनी आज की रिक्वेस्ट है सना, सॉरी आपकी बात मैंने कट कर दी, कि प्लीज अपनी वीडियोस भी भेजें। जैसे कि कायनात ने भी लास्ट टाइम कहा था कि प्लीज हमें वीडियोस भी भेजें, आप अपनी एक्टिविटीज बताएं कि आप लोगों को क्या पसंद है, क्या आप लोग किस चीज में जो है वो माहिर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आज के अपने वॉइस नोट की तरफ चलते हैं। कौन कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फुरकान है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों का शो देख रहा हूँ, आपका शो पसंद कर रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा शो करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों को अवेयर करते हैं। तो जैसे कि आज का मैं अपनी एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल मियाँ बीवी के झगड़े बहुत हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो गया है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस को लेके इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं इससे लोग, और साथ में ये है कि जो बच्चे हैं, बच्चे भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने शो में कोई ऐसा कोई टॉपिक लेकर आएँ, हमें इन्फॉर्मेट करें इस चीज़ से और हमें अवेयर करें, ताकि बच्चों पे किस तरह से इनका असर पड़ता है, लड़ाई झगड़ों का, वालदैन का, बदसलूकी का। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में भी थोड़ी सी बात करें और आवाम को अवेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्होंने बात की है और ये वाकई में बहुत बड़ा अलमिया है कि ये लड़ाई झगड़े तो बहुत ज़्यादा बढ़ ही गए हैं और तलाक तक बात चली जाती है, बिल्कुल ही किस्सा कहानी ख़त्म कर देती है। मैं औरतों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मर्द लड़ता है तो खामोश हो जाया करें, इसलिए क्योंकि वो औरत फ़ौरन से एक बात कहती है कि अब तुम तलाक दे दो फिर मैं घर से जाऊँगी। वो मतलब A to Z तक पहुँच जाती हैं, मतलब ये नहीं कहती कि बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए। तो प्लीज़ मेरी बहनों देखिए, शौहर जो है वो अगर अच्छा है तो प्लीज़ अच्छे तरीके से रहें। और दूसरी चीज़ मैं एक और ऐड करना चाहूँगी इसमें कि बच्चों के सामने लड़ाई मत किया करें, क्योंकि बच्चों के जो जहन होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि देखें, तशद्दुद किसी हाल में बर्दाश्त नहीं है। अगर आप पर कोई मर्द हाथ उठाता है, सबसे पहली बात है तो वो मर्द ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो उठा रहा है तो चाहे आपके ऊपर कुछ भी हो, जिंदगी भर अकेले क्यों ना रहना पड़े, आपने अपने लिए आवाज़ उठानी है। क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप ज़िंदगी में अकेले रहेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है मेरी बहनों, बहुत बड़ी है। किसी की कुछ बर्दाश्त मत करो, सिर्फ हिम्मत करो। हाँ, फिजिकल वायलेंस चाहे औरत पे किया जाए या मर्द पे किया जाए, मैंने ऐसी भी खातून देखी हैं
जो अपने शौहर पे हाथ उठा देती हैं या बदसलूकी करती हैं। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता इस तरह से अगर देखा जाए कि गाड़ी के दो पहिए हैं, ठीक है, अगर एक पहिया निकल जाएगा तब भी गाड़ी नहीं चलेगी और दोनों पहिए निकलेंगे तो फिर गाड़ी तो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इसमें उन मासूमों का कोई कसूर नहीं होता जो फूल से, मैंने ऐसे भी लव मैरिजेस देखी हैं जो एक टाइम पे मर मिटने को तैयार थे, शादी होती है, शादी के 5 साल बाद वही बीवी में नुक्स निकालते हैं, खामियां निकालते हैं, या वही बीवियां अपने शौहरों में। तो बहुत सारी, ये बहुत बड़ा डिबेट, मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि हम इस पर इतना डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ये हर घर की कहानी है। हम किस किस घर को अपने जहनों में मद्देनजर रखें। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि औरत बर्दाश्त करे, लेकिन जब बात आए गाली की, हाथ की, तो आप अपने हक के लिए खड़ी हो सकती हैं। और आपको इसीलिए कहा जाता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, मुझे लगता है जहेज माँ बाप ना दें लेकिन आपको पढ़ा दें, आपको अपने पाँव पे खड़ा कर दें, तो ये बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। औरत में बहुत वर्सेटैलिटी होती है। कभी कभी औरत ना खुद भी पिट के उसके बावजूद शाम में जब शौहर घर पे आता है तो बड़े प्यार से उसे खाना गर्म करके देती है। और कंपैरेटिवली कुछ ऐसी भी औरतें हैं, अगर शौहर अगर कुछ बोल रहा है, गुस्सा हो रहा है, लाउड हो रहा है, टोन अपनी चेंज करके बात कर रहा है, तो औरत को चीज़ बड़ी ऑफेंड करती है और कहती है कि ऐसे कैसे बात करो मुझसे। तो देखें, हर औरत का, हर इंसान का अपना मिजाज है। हम बोलें कि आप प्लीज़ मार खा लें, हम बोलें मार ना खाएं, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। मुझे नहीं पता कि हर इंसान की अपनी एक सख्त होती है चीज़ें बर्दाश्त करने की और चीज़ों को देखने की और उनके साथ कोप अप करने के तौर तरीके भी अलग होते हैं। तो अभी हमारे साथ एक सिचुएशन हो जाए, शायद उसमें आप अलग रिएक्ट करो, आप अलग करोगे, एक ज़्यादा चीखेगा, एक बिल्कुल काम हो जाएगा, एक चुप हो जाएगा। तो ऑल आई कैन से, या एडवाइस देने वाली मैं कोई नहीं होती, लेकिन अपने अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से हम जितना भी आपके साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक पे, उस पे इस टॉपिक पे बहुत लंबी बात हो सकती है। लेकिन वो औरतें जो डेलिबरेटली पिटती हैं अपने मर्दों से, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने मजाकरात करें, बात करें, अपने शौहर से बात करें कि आखिर उसका हाथ क्यों उठता है, आवाज़ की टोन क्यों बुलंद होती है, आप उस मसले को सॉर्ट करें। मतलब बुनियाद जहाँ से स्टार्ट हो रही है उस तय पे जाएं, उसको सॉर्ट करें, ना अलग हो, ना लड़ाई करें। क्योंकि जो बात से तय होती है ना, वो चीख के या गुस्से, चलिए ठीक है प्यार होता है, इंसान गुस्से के बाद फिर मिलके सही हो जाता है, लेकिन खराब होते हैं वो, बेस ना कमजोर होती जाती है, दिल में शायद वो नहीं रहती बात, फिर भी आप मैनेज करते रहते। बिल्कुल, जैसे जो आप आज करेंगे आपके बच्चे वो कल करेंगे। वाकई में सना, मैं अनम की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि औरत अगर समझ लेना कि मर्द जो है वो बच्चा है, तो वो जैसे कि आप उनको प्यार से डील करेंगे, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको डील करेगा। जब आप एग्रेसिव होते हैं या लड़ाई झगड़े करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा जो है वो अपने पीक पे चला जाता है। तो वही बात है कि तहम्मुल और तसल्ली और प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो कभी, मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी जो है वो गिव अप कर जाया करें। मतलब कुछ औरतें होती हैं वो कहती हैं कि जी कल भी ये लड़ाई कंटिन्यू करनी है, सो गए हैं तो फिर कल भी कंटिन्यू करनी, तो वो लड़ाइयाँ बढ़ती और इतने बड़े गैप्स हो जाते हैं। वो गलत है। एग्जैक्टली। तो वही बात है कि आप जो हैं अपने घरों में अगर सुकून चाहते हैं तो वो उसी दिन ही लड़ाई को ख़त्म कर दिया करें। अच्छा, मुझे यूनस आपसे एक सवाल जानना है, ये मैं अपने लिए भी कहूँगी और तमाम लड़कियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ आपकी फ़ैन्स हैं, आपको फॉलो करती हैं। मेरा सवाल ये है कि जो माइंडसेट है, स्पेशली पाकिस्तान की ही बात करूँगी, कि माइंडसेट है कि बीवी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं या ग़ुलामी के तौर पे भी एक तरह से देखा जाता है कि औरत तो मैं वो जुमला भी नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने बहुत लोगों को सुना है बोलते हुए, गुस्से में भी बोलते हुए कि तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम तो ये हो। तो ऐसे मर्दों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और ऐसी औरतों को जो इस तरह के जुमले रोज़ सुनती हो, खामोशी से अपने घर जो है ना बचाने के चक्कर में वो कुछ नहीं कहती? कायनात, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। पहले आपकी एक बात आपने बोला कि 2 टायर, मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 टायर हैं। देखें, अब तो ऐसा जमाना है 1 व्हील भी मार के जा सकते हैं, ठीक है, सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 2 आ जाए फाइटिंग की। अगर कपल्स आपस में लड़ते हैं, स्टार्टिंग तब होती है किसी मैरिड कपल की, शादी हुई तो मस्ती मजाक, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मजाक मस्ती हो रही होती है, फिर उसके बाद एक स्टेप ऊपर जाता है, फिर हल्की हल्की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, नाराजगी हो रही होती है, ठीक है, उसके बाद फिर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, फिर चीखम चिल्ली हो रही होती है, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं, फिर एक टाइम आता है जब खामोशी हो जाती है। वो अगर दोनों साथ कहीं जा रहे हैं वो खामोश है, ठीक है, वो बच्चों की वजह से, वो अपनी फैमिली की वजह से। तो जब तक लड़ाइयाँ हैं तब तक शादी है, जब ये खामोशी हो गई तो शादी खत्म हो गई। ये मेरा एक ओपिनियन है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो अगर अपने माँ बाप को देखते हैं लड़ते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल जो उनके वालिद है बच्चे का, वो अपनी बीवी को मारता है, आई एम टेलिंग यू 120% वो बच्चा जब बड़ा होगा वो अपनी बीवी को मारेगा। अब आ जाए उल्टा,
अगर बीवी जो है अपने हस्बैंड के साथ बदतमीजी से करती है, गुलाम की तरह उसको ट्रीट करती है, तो बच्चा बड़ा होकर गुलाम ही बनेगा अपनी बीवी का। ये जैसा आप उसको दिखाएंगे वैसे ही करेगा। बच्चा सीखता दोस्तों से, ठीक है, अब मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू दिस फैमिली में जो उसके अंदर के इमोशन जब वो ग्रो हो रहा होता है वो अडॉप्ट करता है। वो अडॉप्ट करता है। सिंपल सी बात, आप प्यार से बात करेंगे तो वो अडॉप्ट करेगा, वो गुस्से से बात करेंगे वो भी अडॉप्ट करेगा। Exactly. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस, Mindset. माइंडसेट के माइंडसेट क्या है मर्दों का। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर हम ट्राइबल एरियाज में चले जाएं तब जाके एक्सट्रीमिज्म पे जा रहा है ये, व्हेन इट कम्स टू डिग्निटी ऑफ अ वुमन। औरत की जॉब एक बनाया हुआ है लोगों ने। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइबल एरियाज जो थोड़े से आप कंजर्वेटिव माइंड्स को कह सकते हैं, उन्होंने बनाया हुआ है कि औरत का काम है बच्चे पैदा करना, घर साफ रखना, पालना पोसना और खाना बनाना। एक जॉब उनकी दी हुई है औरतों की, जो बीवी की बात कर रहा हूँ, वो रिलेशन की बात कर रहा हूँ। अगर हम आ जाए थोड़े से ये सिटीज लाइफ में या थोड़े से अर्बन एरियाज में, लेकिन आई एम टेलिंग यू 60% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान एज कंपेयर्ड टू 40% दैट आर लिविंग इन सिटीज। यहाँ पे थोड़ा सा है कि चले रिस्पेक्ट है। अब हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहां पे औरतों को उतनी रिस्पेक्ट मिल रही है और औरतों के डिवोर्स केसेस भी ज्यादा हैं, खुला के केसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू कि मर्द डिवोर्स दे रहा है। मर्द डिवोर्स कभी नहीं देता, उसके अंदर ईगो है कि मैं डिवोर्स दूंगा, मसले होंगे, ये क्या कहेंगे कि औरत होती, तो औरत खुला मांगती है तब जाके डिवोर्सेस हो रही। बहुत सारे डिवोर्सेस केसेस पेंडिंग इसी वजह से। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है या कुछ करता है, देयर इज अ बिग नो नो। आप उसको एक वार्निंग देते हैं। अगर देखिए, औरत अगर आपके दायरे से बाहर जाती जा रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप वार्निंग दे सकते हैं। जब आपने हाथ उठा दिया तो आपने लूज कर दी रिस्पेक्ट। दैट व्हाट आई बिलीव। औरत को ये नहीं कि थप्पड़ पड़े आगे से थप्पड़ मार दे, वो भी उस तरीके को रिएक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल कोई मर्द है, वो जज्बाती है, उस बात पे गुस्सा कर जाता है, थप्पड़ मार देता है, आपने उसको उस तरीके से डील करना है। कोई मर्द है जो खामोश रहता है, बड़े बड़े मसलों को यूं सॉल्व कर लेता है, आपको उस तरीके से डील करना है। लाइफ को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। There is no black or white. The life is always in that gray area. Exactly. ब्रेक का टाइम हो गया, बस आई जस्ट वांट टू से वन लास्ट थिंग बिफोर वी टेक द ब्रेक कि मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, आप लोगों ने खुश रहना है। मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो शादी कीजिएगा, अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं है अपनी क्वालिटी, आप शादी मत कीजिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काफ़ी सीरियस डिबेट था और मुझे लगता है कि हम लोगों को अपना जो मूड है वो स्विच कर लेना चाहिए थोड़ी नॉर्मल टॉपिक के ऊपर। और गपशप का नाम ही यही है कि डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करना, डिफरेंट डिबेट्स पे बात करना और अच्छी टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आना, खुद भी एजुकेट होना, आप लोगों को भी एजुकेट करना। सो आज का जो मेरा गुड न्यूज़ है, कितने दिनों के बाद गुड न्यूज़ कौन सा है? जी, गुड न्यूज़ ये है कि कराची में एक्सपो सेंटर में जो है वो बुक फेयर मेला लग रहा है। तो आप जितने भी लोग शौकीन हैं बुक्स पढ़ने की, वहां पर जाएं और जी प्लीज आप लोग भी जरूर जाइएगा। 3 तारीख इनकी लास्ट डेट है, तो प्लीज वहां पर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल करें। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जो है वो बच्चे बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे, क्योंकि उनकी जो छुट्टियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोगों को पता है कि वो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, वहां पर अपने बच्चों को लेकर जाएं, वहां पर बच्चों को एंटरटेन करवाएं, उनको बुक्स के लिए जो है वो एजुकेट करें। मुझे लगता है जितनी भी माएँ जो हैं वो पढ़ी लिखी जो हैं वो कहती हैं कि बच्चों को जो है वो बुक्स की तरफ ज्यादा रुझान रखना चाहिए। वो क्यों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो बुक्स होती हैं वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, वो आपको बहुत अच्छे सलाह देती है, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाती हैं, आपकी जिंदगी का रहन सहन, आपकी चीजों के ऊपर काम करती हैं। आप अगर अपनी देखिए, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल नहीं है, आप लोगों के जो है वो लोग बात नहीं सुनते हैं, या कोई भी व्हाटएवर आपकी फैमिली मेंबर आपकी बात नहीं सुनता, या आप लोगों के फैमिली मेंबर में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, तो प्लीज बुक्स पढ़ना शुरू कर दे। आप एजुकेट होंगे और ज्यादा अवेयर होंगे। और मुझे लगता है कि जितने भी घर में बैठे होते हैं हजरात, जो मतलब लटायर हो जाते हैं या घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, टीवी आप लोग देखते हैं कि टीवी में न्यूज़ चलती रहती है, अक्सर जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं वो बोर हो जाते हैं, तो प्लीज उनके लिए मुझे लगता है जी तो बुक्स पढ़ने से ये है कि आप एक्टिव हो जाते हैं, अच्छी बातें। मुझे लगता है कि जो बुक्स होती हैं वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, आपकी सोच खोल देती हैं। एग्जैक्टली, सोच खोल देती हैं। इस बुक फेयर मेले में जो है वो 250 पब्लिशर पाकिस्तानियों ने पार्टिसिपेट किया और 15 जो है वो इंटरनेशनल हैं। अच्छा, इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए अजीज खालिद साहब ने जो है वो किया है। मैं उनका थोड़ा सा तारुफ और करवा देती हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान पब्लिशर एंड बुक सेलर
एसोसिएट जो हैं वो इन्होंने बताया कि लास्ट ईयर कोविड की वजह से ये सारे सिलसिले नहीं हो सके थे, बट वो इस साल जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और उन्होंने बताया कि जब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट लिया था 2005 में इन्होंने ये स्टार्ट लिया था, तो 16-15 साल जो हैं वो इस चीज़ को चलाते हुए हो गए हैं। अच्छा, इन्होंने बताया कि मैंने जब ये स्टार्ट लिया था तो एक छोटा सा हॉल था। जब मैंने इस चीज़ के ऊपर इनिशिएटिव लिया, काम करना स्टार्ट किया, तो अब माशाल्लाह से एक्सपो सेंटर की 3 हॉल्स ये बुक करवाते हैं और इस चीज़ के ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो इस पे तो ये क्लैप बनती है। क्लैप बनती भी नहीं, हम क्लैप कर भी रहेंगे। Let me tell you, books are your best friends. No complaints, no demands. हमेशा Yes. आपका साथ देती हैं, आपको एजुकेट करती हैं, आपको लाइफस्टाइल के बारे, जिंदगी कैसे गुजारनी है, जिंदगी के बारे में पर्सपेक्टिव, विजन। Said by a lonely person. I didn't get your point. You said your books are your best friends. Yeah. No complaint or nothing. Said by a lonely person. अच्छा, said by a lonely person. हाँ, ये भी है जो लोग जिंदगी में, लेकिन एक बात बताऊँ, दुनिया में जितने भी कामयाब तरीन लोग हैं उनका अगर आप देखें हिस्ट्री, तो बुक से उनका बड़ा खासा नाता रहा है। और जरूरी भी है, और मैं भी ये कहती हूँ कि किसी बंदे से दिल लगाने से अच्छा किताब से ही लगा लें। कोई जो है ना आपको रुसवाई नहीं होगी। बात तो सच है, पर बात है रुसवाई। एग्जैक्टली अनम की बात से बिल्कुल मैं इत्तफाक करती हूँ, क्योंकि वो कोई डिमांड नहीं करती, आपको एजुकेट करती हैं, आपके जहनी सुकून को, आपकी रूह को जो है वो सुकून देती है। जब आप पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, आपको अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है, लोगों को नींद नहीं आती। लोग कहते हैं जो मुझे नींद नहीं आती, फ़ोन के ऊपर स्क्रॉल करते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, बट वही बात है कि आपको नींद नहीं आती, आपको उलझन होना शुरू हो जाती है। जब आप बुक्स पढ़ते हैं ना, आपको एक मीठी सी नींद आती है, सुकून आता है। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग जा तो रहे हैं एक्सपो सेंटर, बट वहाँ पर साथ में ही जो है वो वैक्सीन वाला डिपार्टमेंट भी है, तो प्लीज़ वहाँ पर जाएँ और बुक्स को भी अवेल करें और जाकर वहाँ पर अपनी वैक्सीन को भी अवेल करें। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है तो वो तो ठीक है, जिन्होंने बूस्टर्स लगवाने हैं वो भी प्लीज़ आप लोग लगवाएं। साथ साथ अपनी जो है वो सेफ्टी का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर रश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो प्लीज इस चीज का जो है वो जरूर ख्याल रखिएगा। एक तीर से 2 शिकार। लेकिन प्रोपेगेंडा। हाँ, जी कायनात, मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मुझे अभी भी मेरी जो बचपन की मेमोरी से वो याद है कि हम जब छोटे थे तो हम सारे एक मोहल्ले में जो है वो साथ रहते थे। तो हम हर साल जो है वो जब जैसे कि न्यू ईयर जो है वो करीब आता था, तो हमारा मतलब फ्रेंड्स का एक होता था कि पूरे साल की किताबें जमा करना। तो हम मोहल्ले के अंदर ही जो है अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे अपने अपने घर से किताबें लेकर आते थे, और फिर हम जैसे कि इन्होंने कहा ना बुक फेयर, इस तरह से हम अपने मोहल्ले में लगाया करते थे। किताबें बेचते थे? नहीं, जैसे कि आपके बिल्कुल भी नहीं है ना। मैं आपको बताऊं कि जैसे आपके पास कोई अच्छी किताब है तो वो किताब पढ़ने के लिए मैं लेकर जाऊंगी 2-3 दिन के लिए, मेरे पास कोई अच्छी किताब है तो आप लेकर जाएंगे। तो इस तरह से जो किताब मतलब एक मेरे ख्याल से एक बंदे के पास क्यों महदूद हो। अगर मैंने ये चीज़ अच्छी पढ़ी है तो मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करूं, तो शेयर किया करें अपनी चीज़ें। और वही बात है कि एजुकेट अगर आप हैं तो प्लीज लोगों के अंदर भी स्प्रेड करें। मुझे लगता है कि वो आपने कब्र में लेकर नहीं जाना, आप लोगों के अंदर स्प्रेड करेंगे तो हमारा ही मुल्क, हमारी ही दुनिया जो है वो एजुकेट होगी। हकीकत बात है। अच्छा, वैसे तो हमारे जितने भी को एंकर्स हैं, मोतबर को एंकर्स अपनी राय देकर आप लोगों को एजुकेट करते हैं, अवेयरनेस। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि इससे आप एक मैसेज सीखें। अनम, यूनस, उर्शिया और सना उन लकी इंसानों में से हैं जिन्हें एक अच्छी फैमिली मिली है, जिन्हें एजुकेशन हासिल करने का पूरा मौका मिला है, इन्होंने एजुकेशन हासिल की है। और मुझ समेत यहाँ पे जो लोग हैं, मैंने बहुत अपने बचपन में देखा, हमारे घर में काम करने वाले ड्राइवर अंकल के, उनके बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक था। सारी चीज़ें, गांव में रहते थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरी बड़ी पुरानी जो बुक्स थी तो मुझे उसकी वैल्यूज़ नहीं पता थी, शायद वो मैं एक साइड पर रख देती क्योंकि मैंने वो पढ़ लिया था, नेक्स्ट क्लास में जाती थी। तो उनसे इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी, क्योंकि बच्चों को अक्सर होता है, मैं स्पेसिफिक बच्चों की बात करूँगी, बच्चों को होता है उनको नई बुक्स के शौक में पुरानी बुक्स की वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती है, और ये तमाम बच्चों में ये आदत होती है। बट जब वो अंकल मुझसे मांगते थे तो मैं उनका चेहरा देखती थी, तो मैं कहती थी कि क्या है। मैंने एक दफ़ा ऐसी मम्मा को बोला, मम्मा हम इनको बुक्स देते हैं, हम इनको पैसे दे देना ये अपने बच्चों को। तो वो कहते थे कि नहीं, आपकी जो किताबें हैं ना, मेरा बच्चा उस स्कूल में कभी भी तालीम हासिल नहीं कर सकता जिन स्कूल में हम पढ़े हैं। तो इसलिए तो वो उस टाइम मुझे अपनी किताबों की ना वैल्यू समझ आई, रियल वैल्यूज़। तो मैं कहूँगी कि अच्छी फैमिलीज़ के लोगों को तो फिर भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो बुक स्टॉल में भी जाते हैं, अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जो किताबें आपके पास पढ़ी हैं, जो आपने पढ़ ली हैं, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो गरीब बच्चों को जरूर दिया करें। आई वुड लाइक टू से कि देखें, बिली गेट्स जो है ऑन एवरेज एक साल में 80 बुक्स पढ़ता है और पिछले 20 सालों में 160 बुक्स पढ़ चुका है। नॉलेज
comes when you read a book. जी दो चीजें हैं जिससे बंदा मेच्योर हो सकता है। एक तो दुनिया ट्रैवल करे, ठीक है, ये आप एक्सपोजर मिलेगा, आप एक्सपीरियंस आएगा आपके पास, आप मेच्योर होंगे। Exactly. दूसरा तरीका है उन लोगों की किताबें पढ़ लें जिन लोगों ने दुनिया ट्रैवल की है, exactly. ठीक है। और थर्ड चीज है कि आपने एक सुना होगा 18th सेंचुरी की बुक है बुक ऑफ थीव्स, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जो थीफ ऑफ बुक्स हैं, जो किताबें चोरी करते हैं। मेरे बहुत सारे अच्छे क्लोज जानने वाले जो बुक दिखती है कितने की भी हो, किसकी भी वो उठा लेंगे, उनको नॉलेज हासिल करने का एक चस्का है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप चोरी करें, आप मांग भी सकते हैं, शर्म करो, मैं आपसे कह रहा हूं, आप समझ गए मैं आपकी बात कर रहा हूं। चौथी चीज है ये मेरा फोन है, ठीक है, मैं ब्रांड दिख भी नहीं रहा, अच्छी बात है, ये मेरा फोन है, इसमें दुनिया जहां की एजुकेशन है, दुनिया जहां की बुक्स हैं, फ्री में बुक्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं जो आपको मेरे ख्याल से 100 रुपए पूरे साल के लेंगे, आपको हजारों बुक्स देंगे। पढ़ने की बात है, आपका लिटरेचर, दुनिया का आप जितना भी उर्दू का लिटरेचर पढ़ लें, आपने 3% पढ़ा है। Exactly. आप दुनिया के जितना भी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लें, आपने 4 से 5% पढ़ा है। सो मेनी, अच्छा, फ्रेंच बुक्स हैं, जर्मन बुक्स हैं, एंटोन चेखोव द जर्मन राइटर, बेहतरीन राइटर है। शेक्सपियर, हमें तो शेक्सपियर से आगे पता ही नहीं ना, हम बाकी जाए राइटर्स को तो पता चलेंगे क्या क्या लिटरेचर है इस दुनिया में। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू वांट टू रीड एंड व्हाट यू वांट टू अचीव। अगर मुझे साइंस में इंटरेस्ट है तो मैं हिस्ट्री थोड़ी पढ़ूंगा, अगर मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है मैं मेडिसिन थोड़ी पढ़ूंगा। तो एग्जैक्टली आपका जो इंटरेस्ट है आप उसको खा जाएं, उसको तो आप खाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। वो वाली बात है, किंग ऑफ वन जैक ऑफ ऑल। आपके ऊपर आप क्या बनना चाहते हैं? लेकिन पता है यूनुस, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं, आप अगर जाकर देखिए उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले क्या था, क्या मतलब तारीख के बारे में तो उनको पता ही नहीं है। जब तक आप, अच्छा ये चीजें आपको कहीं से नहीं मिलने वाली, एग्जैक्टली आपको कहीं से नहीं मिलने वाली। आप जब मुताला करना सीखेंगे ना, चीज़ों का मुताला करें, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, आपकी सोच खुलती है। आपको पता है कि कराची के अंदर ही बहुत खूबसूरत जो है वो स्ट्रीट लाइब्रेरी बनाई गई है मेट्रोपोल की तरफ, और बड़ी खूबसूरत बनाई है। यानी आप जाएंगे ना, आप एक दीवार पर पूरा बनाया है और वहाँ पर कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं, आप जाएं और जाकर बैठें, आराम से आप पढ़ें। लेकिन क्या कमी है वहाँ पर? कमी है तो सिर्फ उन लोगों की जो मुताला करने नहीं आते। तो अपने अंदर जो है वो किताबों को थोड़ा सा अपने करीब लाएं, इसको थोड़ा सा दूर करें, किताबों को थोड़ा करीब लाएं, क्योंकि वो आपको सही से गाइड करती हैं। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले, जैसे कि उर्षा बहुत अच्छी एक टॉपिक भी कह लें, एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी कह लें कि लेकर आए, सबने अपना बहुत अच्छा इनपुट दिया और आप लोगों को बताया कि फ़ोन भी अगर करीब रखना है तो फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दस्तयाब हैं जिससे आपका इल्म जो है बढ़ेगा और इल्म में इजाफा होगा। वैसे ही हज़रत अली का कॉल है कि इल्म बढ़ता है तभी तो बढ़ता है, तो आप खुद अपना इल्म बढ़ाएं और तभी बांटें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इस दुनिया में इल्म की जो है वो अशद ज़रूरत होती है। पता नहीं उनके दिमाग की क्या साइकी होती है, क्या नहीं साइकी होती है उनकी। देखिए, किसी भी चीज़ का, मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो, ठीक है। बेसिकली ये टर्की के अंदर एक वाक़या हुआ है। टर्की के अंदर एक रिलेशनशिप बेसिकली लड़का लड़की के दरमियान थी। 23 साल का लड़का था और 20 साल की जो है वो लड़की थी। अब वो एक्स बॉयफ्रेंड था उसका, उनका रिलेशन जो है वो ख़त्म हो चुका था। जब उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, कुछ आपसी झगड़ों की वजह से या किसी भी वजूहात की बिना पर ख़त्म हो गया, तो लड़के ने जो है वो लड़की पर तेज़ाब फेंक दिया और उसका पूरा जो चेहरा है वो झुलस गया। लड़के ने लड़की पर जो है वो तेज़ाब फेंका, झुलस गया। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब लड़की ने तो पूरा FIR दर्ज करवाई, उस लड़के को जेल हो गई। अब जेल होने के बाद जो है लड़की ने उसी से शादी कर ली। हाउ दैट्स हॉरिबल। सजा पूरी करने के बाद? नहीं, उस लड़की ने जो है उसी लड़के से शादी कर ली जिस लड़के ने उसके फेस पर जो है वो तेजाब फेंका था। तो कंप्लेंट भी तो दर्ज हुई थी उसका। हाँ, वो लड़का जेल में भी था लेकिन फिर भी शादी कर ली। अच्छा, किसने? लड़की ने। तभी मैंने कहा कि मोहब्बत जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं लगती। बट व्हाई डिड शी चेंज हर माइंड? अच्छा, वो भी इसीलिए, देखिए मोहब्बत में इंसान ना बड़े मजबूर हो जाते हैं। ये तो मैंने देखा भी है, सुना भी है बहुत ज़्यादा कि मोहब्बत में इंसान मजबूर हो जाता है। अब उस लड़के ने, क्योंकि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, तो उसने उस लड़की के ऊपर जो है वो तेज़ाब फेंका ताकि वो किसी से भी शादी ना कर सके। जहालत है ये। एग्जैक्टली वो किया। उसके बाद मैं सना इसमें छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो स्टेप लिया, हाँ, तेज़ाब फेंकना, तो वाकई में एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस पर भी मैं बात करूँगी।
और जैसे कि आपने कहा कि तेजाब फेंकने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे शादी भी इन्हीं इंसान के साथ करनी है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने स्टेप लिया वो इसलिए लिया, मैं बता सकती हूँ? आप बता सकती हैं, तो, बिल्कुल बता सकती कि हैं। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने सोचा होगा कि ये क्यों किसी और खूबसूरत लड़की के साथ शादी करे, मैं इसी के साथ ही अपनी जिंदगी जो है वो सेट करूंगी, तो इस वजह से उन्होंने वो शादी का जो है वो डिसीजन लिया होगा। आपका क्या कहना है? मैं अब आपको बताती हूँ जी राज की बात। जब भी कोई आपको पता है केस होता है, कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसमें जो है जो मुद्दई होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो उसका माफ करवा सकता है, सजा माफ करवा सकता है। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ, क्योंकि मुकदमा जो है वो लड़की की तरफ से दर्ज किया गया था और तेजाब भी जो है वो लड़की के ऊपर ही फेंका गया था। तो उस लड़के ने जो है वो जरूर लड़की को कुछ कहा होगा, जो भी उसने, बहरहाल वो अल्लाह बेटर जाने कि उन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुकात थे क्या नहीं थे, लेकिन लड़की ने लड़के की सजा माफ करवाने के लिए जो है वो शादी कर ली। यानी कि उसको पहले नंबर जो है वो अदालत में बकायदा जाकर ये चीज़ उनके सामने आई कि मैं इसी से शादी कर रही हूँ, और जो लड़के के ऊपर जो केस था वो वहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि लड़की ने उस केस को वापस ले लिया और जो उसकी सज़ा थी वो भी वहीं ख़त्म हो गई और लड़की ने उससे शादी कर ली। दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं। हंसी खुशी नहीं कह सकते जो भी, बहरहाल हम वही, तो आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि एक वो लड़का जो किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक रहा है, उसको दोबारा से माफ करके उसको मौका देना, एक इंसान में सेल्फ स्टीम होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कोई इंसान, इंसानियत का जो वो कहते हैं ना रुतबा या इंसानियत, मुझे अक्सर बहुत सारे लोगों से ऐसी शिकवा और शिकायत रहता है जब लोग बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं कि वो ना मिली मैं अपनी जान ले लूँगा या उसकी जान ले लूँगा या ये कर दूँगा वो कर दूँगा। मोहब्बत पहली बात है, मोहब्बत ये नहीं है कि आप किसी के साथ भी ऐसा सुलूक करें कि आप उसे उसके हिसाब से ज़िंदगी ना जीने दें या ज़िंदगी गुजर बसर कहते हैं ना कि ना इतना आप उसको टॉर्चर करें, मेंटली टॉर्चर करें कि वो खुद, हमने एक केस देखा था कि इतना किसी को मेंटली टॉर्चर किया था डॉक्टर महाशाह को कि उन्होंने अपनी जान ले ली, सुसाइड कर लिया, उसके बाद कहा मर्डर है एंड ऑल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन तहज़ाब, मतलब मैं अभी भी इमेजिन कर रही हूँ कि मुझे तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर मुझे कोई बदसलूकी से मेरे साथ बात कर ले, मुझे गाली देते, मैं उसको दोबारा देखना नहीं चाहूंगी कि इस इंसान ने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है और इतने लोगों के साथ। लेकिन एक इंसान ने एक लड़की के मुंह पर तेजाब फेंका, उनके बीच में जो भी था वो पास था, एक्स बॉयफ्रेंड हो गया और दोबारा उसके साथ शादी करना, मतलब उसकी सजा माफ करने के लिए शादी करना, मैं अभी तक इमेजिन नहीं कर रही। और मैं उस लड़की का, शायद मे बी उर्शिया ने जैसे कहा कि ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि अब मुझसे तो कोई और शादी नहीं करेगा, तो इसी ने जिंदगी बर्बाद किया तो यही शादी। इसमें मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी, जब उन्होंने शादी के लिए ये सारी चीज़ें जब हुई हैं तो ये सज़ा ही है कि सारी ज़िंदगी अगर उसने चेहरा बिगाड़ा है तो उसी के साथ रहना भी बनता है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ऐसी शादी में बच्चों का क्या होता है? बच्चों का, उनको सारी ज़िंदगी मलामत करता रहेगा, जो ज़मीर होगा सारी ज़िंदगी उस लड़के को मलामत करता रहेगा कि ये जो किया है, वो कहते हैं ना कि जो आप बीज बोएंगे वही आप काटेंगे। लेकिन कोई किसी से इतनी मोहब्बत अगर करे, मोहब्बत में मुझे नहीं लगता कि आप किसी को तकलीफ दे सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आई डोंट थिंक इट्स अ लव। ये पहले तो मेरी नज़र में एक बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। और लड़की ने इतना इम्पल्सिव डिसीजन क्यों लिया जिसने उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, उसका चेहरा बिगाड़ दिया। बिकॉज चेहरा इज योर कॉन्फिडेंस। मुझसे कोई पूछे कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, एक नॉलेज, एक आपकी पर्सनैलिटी, योर लुक, योर फेस, द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक। तो उसने उसकी वो सारी चीज़ें ले ली और उसके बाद लड़की ने क्यों शादी की? मैं नहीं मानती ऐसा कोई प्यार है कि आपकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर दे और आप फिर भी बोले कि नहीं आई एम स्टिल इन लव विद दैट पर्सन। मैं नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि एक समझदार औरत कभी भी नहीं करेगी। पीछे क्या वजूहात रही होंगी वो हमें नहीं पता, बट स्टिल एक मर्द जो है वो किसी की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। ये कौन, आप 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, आपके वालिदैन के अलावा आपसे कोई बेलौस प्यार नहीं करता। ये सब यूजलेस बातें हैं। प्लीज़ गो गेट अ लाइफ, यू बैडली नीड अ काउंसलिंग। बिल्कुल ऐसा आई थिंक यूनस का अगेन वही वाली बात है कि क्योंकि मर्दाना पॉइंट ऑफ व्यू इज रियली इंपॉर्टेंट। मर्दाना, बिकॉज यू आर द ओनली मेल पर्सन इन अस। नहीं, आई डाउट दैट। अच्छा, ये है एक डायलॉग है, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, ये क्यों है, क्या है? मोहब्बत। ठीक है, व्हाट इज मोहब्बत? मोहब्बत है जब आप किसी और, मोहब्बत इज अ सेल्फिश एक्सप्रेशन। ये मैं इसको एक्सप्लेन। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? आप समझते हैं कि अगर मैं उसको हासिल नहीं कर सका तो मैं किसी और की होने नहीं दूंगा। ठीक है,
ये एक चीज है, मैं नहीं कर पाया। ये छोटे बच्चे 5 क्लास के होते हैं ना, फिर मम्मा खिलौना चाहिए, मम्मा ने नहीं दिलाया तो वही खिलौना तोड़ दिया। Exactly. मेरा नहीं हुआ तो किसी और ये का तो नहीं जिद होगा। है, ये तो जिद है, मोहब्बत ये थोड़ी आप है। बच्चे हैं, ठीक है। सेकंड आ जाए कि अगर आपके साथ हो जाता है, आपका स्पाउस, मैं लड़के की साइड से बात करूंगा कि आपकी जो रिलेशनशिप में जो लड़की थी वो चली गई है, तो एक सिंपल सी बात है, एक शेर है, वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, क्या कहने, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको, ना मिले तो उसकी तलाश में रहना, ना मिले तो उसकी तलाश में रहना, मिल जाए तो पलट के मत देखना। क्या कहने। देखें, ये जो मोमेंट्स है, अगर आपका दिल टूटता है तो यही तो आपका परफेक्ट मोमेंट है टू बी स्ट्रांग। बहुत सारे दुनिया के सक्सेसफुल पर्सन जो है उनका कहीं ना कहीं दिल तोड़ा गया है, टूटा गया है, व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्ट, व्हेन इट कम्स टू बिग बिजनेसमैन। और नॉट इवन इन रिलेशनशिप, वैसे भी फेलियर्स में दिल टूटता है। मोहब्बत को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मोहब्बत इज अ सेल्फिश एक्सप्रेशन। अगर मैं अनम की केयर नहीं करता, अनम को पैम्पर नहीं करता, अनम को टाइम नहीं देता, तो अनम मुझसे मोहब्बत क्यों करेगी? बिकॉज मैं ये चीजें कर रहा हूं, अनम को शी इज फीलिंग स्पेशल, तभी वो मोहब्बत करेंगी मुझसे, वरना नहीं करेंगी। सेम गोज दी अदर साइड, लड़की लड़का वाइस वर्सा, ठीक है। मोहब्बत बेसिकली, अगर एक आशिक है, एक मजनू है, एक रोमियो है, वो अगर किसी रिलेशनशिप में है और वो जो सामने एक लड़की है, उसको अगर हल्के सा कांटा भी चुभेगा ना, दर्द यहाँ होगा सच्चे आशिक को, और आप तब तेजाब फेंकते हो, इससे आप क्या साबित करते हो? आपने उसका दिल जीत लिया। असल मर्द तो वो है ना जो दिल जीत के दिखाए, मोहब्बत में उसको गुलाम बन के दिखाए। ये फिजिकल किसी को टॉर्चर करने से आप पता है क्या साबित होता है कि आप मर्द नहीं है, आप ना मर्द। जी, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन मुझे लगता है अगर तेजाब कोई फेंकता है तो वो नॉर्मल तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली आई एम सेइंग, उनको दिमाग ही नहीं है उस लेवल का। आई जस्ट वांट टू से कि देखें, मोहब्बत में आजकल की मोहब्बत बहुत ही बकवास मोहब्बत है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। मोहब्बत नहीं है, दैट इज मोर ऑफ इन्फेक्चुएशन, दैट्स इट। अगर जो प्यार करता है किसी से, अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं तो उसकी खुशी में मेरी खुशी होगी। That is doesn't matter कि she is in a relationship with me या वो किसी और की वाइफ बन गई है, I would still hope कि उसकी जिंदगी अच्छी रहे, उसके लिए दुआ करूं कि अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। एक बात बताऊं, इफ यू रियली लव समवन और अगर वो आपका नहीं होना चाहते तो लेट देम गो, क्योंकि उन्हें ये फील हो कि उन्होंने क्या खोया है। प्लीज आप अपने अंदर वो चीज पैदा करो और बड़ा दिल करो। और मूवीज और ड्रामे देखकर अपने आप को फिल्मी हीरो ना समझे, क्योंकि जिंदगी में जब डंडे पड़ते हैं तो वो रियल होता है। और यहाँ पर तो जो सजा काटनी है, आगे भी काटनी है। मैं उर्शिया आपकी बात से कनेक्ट करके मोहब्बत के हवाले से सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि बिना किसी चीज़ की चाहत, उस इंसान की चाहत ही ना हो कि वो आपको मिले या ना मिले, फिर भी उससे बेपनाह मोहब्बत करना मोहब्बत है। इसी के साथ मैं आज जो है वो कुछ आशार जो है वो यहाँ पर पेश करना चाहूँगी मोहब्बत के हवाले से ही। प्लीज़ थोड़ा सा जो है वो आप लोग ताबुन कीजिएगा। जी जी। उसके नज़दीक गमे तर्के वफ़ा कुछ भी नहीं। वाह। उसके नज़दीक गमे तर्के वफ़ा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। वाह, क्या ही बात। अब तो हाथों से भी लकीरें मिटी जाती हैं, अब तो हाथों से भी लकीरें मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। क्या ही बात। 4 दिन रह गए मेले में, 4 दिन रह गए मेले में, मगर अब के भी उसने खत में लिखा कुछ भी नहीं। कल बिछड़ना है तो फिर अहदे वफा सोच कर बांध, कल बिछड़ना है तो फिर अहदे वफा सोच कर बांध, अभी तो आगाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। वाह। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बन जाए, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बन जाए, तू ये समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। सही बात है। ऐशुमार आंखें इसी तरह बिछाए रखना, ऐशुमार आंखें इसी तरह बिछाए रखना, जाने किस वक्त वो आ जाए पता कुछ भी नहीं। हैट्स ऑफ टू यू। वेरी नाइस, लवली। कुछ नहीं पता आजकल। वेरी डीप शायरी, बड़ी डेप्थ थी, बड़ी गहराई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि क्योंकि दिसंबर का जो है वो कुछ ही अब वक्त बाकी रह गया है, साल ख़त्म हो रहा है, आपने इस साल के अंदर क्या करना है कि अपने आप से एक वादा करना है। वो वादा ये है कि अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आसपास लोगों से मोहब्बत करें, किसी का दिल ना तोड़ें, और अगर दिल टूट भी गया तो माफ़ी मांगना सीखें।
बड़कपन का मुजाहिरा करें, कुछ जिंदगी में ऊंच नीच हो जाए तो उसे दरगुजर करना सीखें। और नया साल आ रहा है, वैसे तो मुस्लिम्स का नहीं होता लेकिन स्टिल दुनिया के साथ चलना भी जरूरी होता है। तो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे अच्छे रेजोल्यूशन लेंगे और ना कि सिर्फ बोलेंगे, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो ठाने उस पर कायम रहें, नेवर गिव अप, लगे रहें, डटे रहें। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर। मैं यही कहूँगी कि इस साल या वैसे भी मैंने अगर किसी का दिल दुखाया ऑन स्क्रीन कहना चाहती हूँ मैं, तो पहले तो मुझे माफ़ करें अगर जाने अनजाने में। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि मैं आज खुद से एक वादा करना चाहती हूँ, इंशाल्लाह मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मतलब बिल्कुल जो है वो पूरा ही करूँगी। अगर कोताही हो जाए मैं दोबारा खुद से ये कहूँगी कि पॉजिटिविटी अपने अंदर खुद जगाऊँगी, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में तमाम नेगेटिव लोगों को, तमाम टॉक्सिक पीपल को और तमाम उन लोगों के कि तुमसे नहीं हो सकता, तुम नहीं कर सकती, उन्हें चुप करवाऊंगी, उन्हें बंद करवाऊंगी और फोकस रहूंगी अपने नेक्स्ट ईयर। और आप सबको मैं ये कहूँगी कि अपने इस साल का जो भी आप अपने साथ खुद वादा करें उसको लाजमी पूरा करें और सबसे पहले उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालें जो नेगेटिव है। वाकई में कायनात, मैं ये कहना चाहूँगी रिस्पेक्ट करें और करवाएं भी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि माँ बाप जो हैं वो आप लोगों के पास कब तक हैं कब तक नहीं हैं, प्लीज़ उनके साथ प्यार मोहब्बत और उनके साथ जो है वो जुड़े रहें, क्योंकि ये टाइम है ये उनको साथ रखने का, साथ प्यार करने का। रिस्पेक्ट करें और ख़ुद भी रिस्पेक्ट करवाएं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपने दिलों में जो है वो पॉजिटिविटी रखें भी और लोगों के अंदर स्प्रेड भी करें। तो मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दिलों में जो है वो मोहब्बत फैलाएं। जी यूनुस। मैं तो पहले ये कहूंगा कि हवाई फायरिंग नहीं करनी आज के दिन, ठीक है। दूसरा का ख्याल करना है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होगा अगर पकड़े गए, ठीक है, हवाई फायरिंग करते हुए। दूसरा, माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन विल बी कि इंशाल्लाह हम लोग ये शो जो नेक्स्ट ईयर पे जाएगा और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, और टॉपिक्स लाएंगे इंशाल्लाह, और एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। ऑन काउंट ऑफ 3 सबको हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे हमारी तरफ से और प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से। 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।